हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम। अब देखो, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम मीन्स जीवित रहने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, वो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप बहुत सारी नॉलेज लेकर जाओगे इस चैप्टर से, राइट। कि हमारे जो हम जो है जीवित रहने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं, जो हमारे अंग हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं, जो पाचन तंत्र है वो क्या कार्य करता है, ठीक है, हमारी किडनी कैसे कार्य करती है, फिल्टर कैसे करती है ब्लड को, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे हम अंतर करें कि ये चीज़ जीवित है, ये चीज़ अजीवित है, तो आप कहोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल कुत्ते दौड़ रहे हैं, कुत्ते दौड़ते हुए कुत्तों को आप देख रहे हो, तो आप देख रहे हो यार ये तो जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि भैया ये दौड़ रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो ये एक तरह से जीवित है, हम मान सकते हैं उसको, है ना। ऐसे ही जैसे गाय चल रही है, कोई जुगाली कर रही है गाय, राइट, तो वो भी एक क्रिया कर रही है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यार ये जीवित है। ऐसे कोई व्यक्ति है वो चिल्ला रहा है, ठीक है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, तो वो भी एक क्रिया कर रहा है चिल्लाने की, तो उसको भी हम क्या कहते हैं भैया, ये जीवित अवस्था में है, ये जीवित है, राइट। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कोई कुत्ता है, वो सो रहा है आराम से, ये आदमी है ये आराम से सो रहा है, ठीक है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, बस सो रहा है, तो फिर आप इसको क्या कहोगे, जीवित कहोगे या अजीवित कहोगे? तो आप इसकी जीवित या अजीवित है ये अंतर आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसके पास जाओगे और देखोगे कि भैया ये कुत्ता जो है वो क्या श्वास ले रहा है, ये अगर श्वसन की क्रिया कर रहा है, तो फिर आप पता लगाओगे कि हाँ भैया ये तो जीवित है, राइट। तो ऐसे देख के आप नहीं कह सकते हो कि यार ये जो दौड़ रहा है, ये देखो ये क्रिया कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, तो ये तो जीवित है। लेकिन कोई चीज़ सो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये कुत्ता सो रहा था, ये आदमी सो रहा था, तो आप उनको सोते हुए को ऐसे देखोगे कि यार ये तो क्रिया ही नहीं कर रहा है, तो ये जीवित नहीं है भैया, ये अजीवित है, नहीं। आप उसके पास जाओगे और उससे पता लगाओगे कि ये श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर श्वसन कर रहा है, श्वसन वाली क्रिया कर रहा है, तो वो जीवित है, राइट। तो इससे एक चीज़ तो पता चल रही है हमारे को कि जीवित और अजीवित की पहचान हम कैसे करते हैं कि भैया कोई चीज़ अगर सांस ले रही है, यदि वे सो रहे हैं तब भी हम उन्हें जीवित मानते हैं, क्योंकि हम उन्हें सांस लेते हुए देख पाते हैं, वो सांस ले रहे, श्वसन क्रिया कर रहे हैं, तो वो जीवित है, राइट। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पास जाकर आप चेक करोगे कि ये श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? हाँ, क्या आप चेक कर सकते हो? क्या आपको पता चलेगा कि ये श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? नहीं। तो पौधे से कैसे पता चलेगा कि पौधे जो होते हैं वो जीवित होते हैं या नहीं होते हैं? तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यार जो पौधे होते हैं वो हरे कलर के होते हैं, है ना, और हरे कलर के होते हैं तो फिर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ये एक तरह से अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ये हरे रंग की वजह से ये एक तरह से ये क्या होते हैं, जीवित होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। और कुछ पौधों की पत्तियां तो हरे रंग की नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये जीवित नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पौधे को कैसा पता लगाएंगे कि पौधा क्या है, समय के साथ साथ ग्रो करता है, वृद्धि होती है, तो पौधे समय के साथ बढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यार वे जीवित है। मतलब यहां से एक चीज़ और क्लियर हो रही है क्या, कि अगर किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, कोई चीज़ छोटी है वो धीरे 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 बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वो जीवित अवस्था में है, राइट, वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, राइट, जैसे पौधा। ऐसे ही हम अपना आप मनुष्य को मान लो, तो मनुष्य क्या करते हैं, धीरे 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 ग्रो हो रहे, ठीक है, अपने आप में वृद्धि हो रही है, तो वो भी एक तरह से क्या है, जीवित है, राइट। तो जिनमें भी ग्रो, जो भी जिसमें भी वृद्धि होती है वो क्या होती है हमारी, एक तरह से वो जीवित अवस्था होती है, वो जीवित होते हैं। हालांकि कुछ पौधे जो स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ रहे होते हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा यार ये तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन वो भी क्या होते हैं, हमारे जीवित होते हैं। क्लियर है बात? अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, देखो मैं आपके सामने रखता हूँ। सजीव वस्तुएं, अभी आएगा क्वेश्चन। तो सजीव वस्तुओं के बारे में हमने देखा कि वह सभी वस्तुएं सजीव कहलाती है जिसमें क्या होता है भैया, पोषण होता है, श्वसन होता है। पोषण मीन्स वो जो न्यूट्रिशन ले रही है, पोषण ले रही है, राइट। श्वसन, श्वसन कर रही है। उत्सर्जन, पोषण मीन्स वो खाना बनाते हैं ना, तो वो खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो सभी सजीव वस्तुएं होती हैं। ऐसे ही उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन मतलब जो उनके बीच उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जो निकालते हैं उनको बोलते हैं उत्सर्जन। तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं अगर होती है तो वो सभी क्या होती है, सजीव वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि जंतु हुए, पौधे पौधे भी अपशिष्ट निकालते हैं, पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन भी होता है पौधों में, ये सारी क्रियाएं होती है। तो इनको, पौधे को, जंतु को, सबको क्या बोलते हैं हम, सजीव वस्तुएं
कहते हैं। निर्जीव वस्तुएं क्या करती है? वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोषण नहीं करते, वो श्वसन नहीं करते, उत्सर्जन, ये ऐसी क्रियाएं वहां पर नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे चट्टान है तो चट्टान कोई श्वसन करती है क्या? नहीं। मिट्टी है, लकड़ी है, ये सारी की सारी चीजें निर्जीव वस्तुएं कहलाती है, क्योंकि इनमें कोई लकड़ी का टुकड़ा आपने रख दिया, 2 साल बाद देखोगे तो क्या उसमें वृद्धि होगी? नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसे मिट्टी के कण आपने देखोगे तो मिट्टी के कण वो छोटे के छोटे ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो बड़े हो जाएंगे, राइट? तो ऐसा नहीं होता है, तो उसमें कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलती है, तो वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर हम देख लेते हैं, बेसिक सी चीज है। तो निर्जीव जो है वो पोषण नहीं करते हैं, जबकि सजीव पोषण करते हैं। पोषण मतलब अपना खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निर्जीव जो है उनमें श्वसन नहीं होता है, जबकि सजीवों में श्वसन होता है। ये जनन नहीं करते। जनन मीन्स जैसे कि मानव है तो मानव, जंतु, ये क्या करते हैं? ये जनन करते हो और अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं, राइट, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुएं जनन नहीं करती है, सजीव जनन करते हैं। निर्जीव में वृद्धि नहीं होती, सजीव में वृद्धि होती है। और ये निर्जीव जो होते हैं ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लकड़ी के टुकड़े को रखा और वो दूसरी जगह चल जाएगा, नहीं भैया, अपना आप नहीं जाएगा वो। सजीव ये स्थान अपना परिवर्तन करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि क्या वायरस को आप क्या मानोगे? वायरस जो है वो सजीव है या निर्जीव है? मतलब वायरस जीवित है या अजीवित है? तो देखो ये कंट्रोवर्सी है, ये कई वैज्ञानिकों के बीच में अभी भी विवाद बना हुआ है कि भैया ये जीवित है या नहीं, ठीक है। क्यों विवाद बना हुआ है? क्योंकि वायरस में तब तक कोई आणविक गतिविधि नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। अभी कोरोना आया था, आपको पता, तो कोविड में क्या कहा था यार, आप घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि वो अगर आपके कांटेक्ट में आ गया ना तो फिर वो फैलेगा, राइट। तो जाहिर सी बात है वायरस भी एक तरह से क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इसको हम जीवित मान सकते हैं, इसको जीवित मान सकते हैं। लेकिन ये जीवित कब रहता है पता है? ये किसी के कांटेक्ट में, किसी कोशिका के अगर कांटेक्ट में आ गया, जब तो ये क्या करेगा? वो अपना आप को बढ़ाएगा। लेकिन ये अगर पड़ा रहा, मान के चलो, है ना, कहीं पे पड़ा रहा, किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो फिर ये अपना आप नष्ट हो जाते हैं, ये बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ये अपना आप को वृद्धि नहीं करेंगे। तो ये फिर उस टाइम पे क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो वायरस एक तरह से दोनों ही है। वायरस जो होते हैं वो अधजीवित कहलाते हैं, ठीक है। ये वे जीवित और निर्जीव दोनों के गुण रखते हैं। जब वे किसी होस्ट मतलब कोई भी व्यक्ति जिसमें कोशिका है, होस्ट कोशिका के बाहर होते हैं तो वे निर्जीव होते हैं, राइट। किसी की कोशिका के कांटेक्ट में नहीं आया, मान के चलिए वो बाहर है, तो वो निर्जीव है। लेकिन जब वे होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कांटेक्ट में आ गए, तो क्या होते हैं? वो सक्रिय होकर वृद्धि और प्रजनन करते हैं, जिससे वे जीवित माने जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। इसलिए वायरस को पूरी तरह से ना तो जीवित कहा जा सकता है और ना ही पूरी तरह से निर्जीव कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, दिमाग में ध्यान रखना। तो वे जीवन और निर्जीवता के बीच की क्या है? एक तरह से कड़ी है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैव प्रक्रम। अभी तक हमने बेसिक देखा, हमने जीवित क्या होता है, अजीवित के बारे में देखा, वायरस के बारे में देखा कि भाई वायरस को हम कैसे कंसिडर करेंगे, वायरस जो होता है वो जीवित होता है या अजीवित होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पर चीज़ें पढ़ी है। अब हम चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के बारे में देखते हैं क्या होता है जैव प्रक्रम। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ जैव प्रक्रम के बारे में कि जैव प्रक्रम मीन्स होता है कि यार कोई भी जीव है वो जीवित रहने के लिए जो जो प्रक्रियाएं करता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है, राइट। तो वे सभी क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों की मरम्मत का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। या आप कह सकते हो वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, ठीक है, उसे जैव प्रक्रम। मतलब जीव को जीवन सर्वाइव करने के लिए जो जो भी कार्य करती है, उसकी जो बॉडी है, ठीक है, वो जो अनुरक्षण का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। पूरा एक प्रोसेस होता है। चलो, तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं करता है भैया जीवों में? जीवन को बनाए रखने की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? क्या क्या जीव अपना प्रक्रियाएं करता है अपना आप को जीवित रखने के लिए? तो देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन, पोषण की रिक्वायरमेंट है, राइट। एनर्जी कहाँ से मिलेगी भैया? जब वो खाना बनाएंगे, पोषण करेंगे, राइट। तो भोजन ग्रहण करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना, वो कहलाता है हमारा क्या? पोषण। तो पोषण सबसे पहली क्रिया होती है, ठीक है, मनुष्य की। मनुष्य या कोई भी जीव आप ले लो। ऐसे ही उसके बाद में फिर क्या करेगा? वो श्वसन करेगा, राइट। श्वसन क्या होता है भाई? आपने खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद में उससे ऊर्जा भी उत्पन्न करनी है, राइट। तो वो ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, तो वो होती है श्वसन क्रिया। श्वसन में हम देखेंगे कैसे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। फिर होती है उत्सर्जन। उत्सर्जन मीन्स भैया आपने खाना खा लिया, पी लिया, और उसके बाद में फिर उसको अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको क्या होगा? निकालना भी पड़ेगा, राइट। तो वो होता है वांछित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, उसको कहते हैं उत्सर्जन। इनके बारे में पूरा डीपली हम पढ़ेंगे। मैं सिर्फ अभी आपको थोड़ा सा, है ना,
बेसिक से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में संवेदनशीलता, ठीक है, बाहरी परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया देना। फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ जल गया तो आप फटाफट से अपना हाथ हटा देते हो, तो आप अपना आपको प्रतिक्रिया दे देते हो फटाफट से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं संवेदनशीलता, रिस्पॉन्स दे रहे हो आप। वृद्धि, ग्रोथ होती है, शरीर के आकार और संरचना में परिवर्तन होता है, ग्रोथ देखने को मिलती है। और प्रजनन, प्रजनन करते हैं ना, संतानें उत्पन्न करते हैं, तो अपनी संतति उत्पन्न करना, ये सारी प्रक्रियाएं कौन करता है? हमारा एक तरह से जीव करता है, ठीक है। चलो, तो ये सभी प्रक्रियाएं जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक भी होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम पोषण की। क्या होता है पोषण? तो पोषण, पोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मतलब पोषण जो है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिनमें क्या होता है भैया, जीव जो होता है वो अपने जीवन के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, उनको क्या करते हैं? वो प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। ये पोषक तत्व शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत और ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। हड्डी टूट गई मान के चलिए, अब आपने प्रोटीन ही नहीं लिया तो क्या होगा? वो वापस से रिकवर नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट, कहते हैं ना पोषक तत्व, अच्छे चीज़ें खाओ जिससे कि क्या हो, आप थोड़ा सा अच्छे से बिल्ड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये पोषक तत्व क्या होता है? शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, मरम्मत के लिए, है ना, रिकवर करने के लिए, बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ, मान के चलो ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब मैं पोषण लूँगा, ठीक है, पोषक तत्व लूँगा, तो ये चीज़ें होती है। चलो, भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व यहाँ पर मिलते हैं। बिना भोजन के आप रह नहीं सकते हो, तो भोजन जब लोगे जभी तो हमारी जो बॉडी है उनमें क्या ऊर्जा जाएगी, और उसकी वजह से आप क्या कर पाओगे? काम कर पाओगे। चलो, तो पोषण की परिभाषा हम कह सकते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, पचाते हैं और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो पोषण एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या करता है? जीव जो है वो अपने भोजन को लेता है या ग्रहण करता है, ग्रहण करके उनको पचाते हैं, और पचाने के बाद में क्या करते हैं? उनसे ऊर्जा लेते हैं, ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पोषण के कौन कौन से प्रकार हैं इनको देख लेते हैं। तो पोषण जो होते हैं वो मुख्य रूप से पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मीन्स जिसमें जैसे पौधे हुए, पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस करके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो, और वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, राइट। वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीव जंतु है, हम है मनुष्य, हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो एक तरह से स्वपोषी मीन्स जो खुद का खाना खुद ही बना रहे। इस प्रकार के पोषण में जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग करके स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, और किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके ये सारी चीजें किया जाता है, राइट। तो स्वपोषी पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे प्रकाश संश्लेषण है, रासायनिक संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। और एक होता है रासायनिक संश्लेषण, रासायनिक क्रियाओं का यूज करके कुछ बैक्टीरिया रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। कुल मिला के ये खुद का खाना बना रहे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं। अब एक होता है हमारा परपोषी पोषण, ठीक है। परपोषी पोषण जिसमें जीव जंतु और कौन आएंगे? हम आएंगे, मनुष्य लोग आएंगे, ठीक है। चलो, तो पहली बात यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे, सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार चीजें रिक्वायर्ड होती है। ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार चीजों का होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। अगर एक भी चीज नहीं हुई तो फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी, पौधे जो होते हैं वो अपना खाना नहीं बनाएंगे। तो ये क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? ये पत्तियों पे होता है, ठीक है। ये हरित लवक जो है वो क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों पे पाया जाता है, और पत्तियों पे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, जो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन जो बनता है वो पत्तियों पर ही होता है, और पत्तियों से फिर सारी जगह पर वो भोजन पहुंचता है। अभी पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन का निर्माण यहाँ पर पौधे अपने करते हैं। तो एक इक्वेशन आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी इक्वेशन है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, और जल, ये दोनों
रिएक्ट करते हैं, दोनों एक तरह से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पर निकलती है। तो ग्लूकोज का निर्माण, ये ग्लूकोज है, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से पौधे के लिए भोजन है। ये एक क्या है, ये है भैया ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इन्होंने खाना बना लिया है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। क्या क्या होता है भैया, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो ये जो क्लोरोफिल है जो कि किस पे पाया जाता है, हरित लवक, पत्तियों पे। तो पत्तियां क्या करती है, पत्तियों का काम क्या होता है, पत्तियों का काम होता है कि जो भी प्रकाश आ रहा है सूर्य से उसको होल्ड करके रखना। ठीक है, उसको होल्ड करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है ना, होल्ड करता है। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। और जो प्रकाश ऊर्जा है उसको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन यहाँ पर होता है। जो ये देखो H2O है, H2O किस में टूट जाता है हमारा, ऑक्सीजन में, इनमें टूट जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट, ये C6H12O6 है, ये एक तरह से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। तो ये कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, इसका अपचयन हो जाता है। ग्लूकोज एक तरह से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित लवक क्या है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, तो हरित लवक पौधों और कुछ शैवालों में पाए जाने वाले अर्ध स्वतंत्र कोशिकांक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक एक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन निर्माण में सहायता करता है। अब देखो इसको समझते हैं। जैसे ये पत्ती है, मान के चलिए ये पत्ती का ये एक तरह से ये वाला पार्ट, जो एक तरह से अपन पत्ती है, पत्ती का ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कह रहा हूँ। तो इस वाले पार्ट को जब आप देखोगे तो इस वाले पार्ट के अंदर आपको सूक्ष्मदर्शी से जब आप इसको देखोगे अच्छे से तो आपको ये सारी चीज़ें नजर आएगी। इसके अंदर ये आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये हरित लवक होता है, ये क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये हरित लवक दिखेगा। ठीक है, इसके ऊपर ये हरे हरे कलर के आपको ये दिखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हरित लवक। ठीक है, तो ये पूरा एक पत्ती का मैंने आपको डायग्राम बताया है। क्लियर है, चलिए रंध्र। रंध्र क्या होती है, अब देखो रंध्र होता है स्टोमेटा, रंध्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो रंध्र जो होता है, पेड़ पौधों में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। कोई भी एक पत्ती है तो पत्ती के ऊपर छोटे 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 छिद्र होंगे। इन छोटे छोटे छिद्रों का क्या काम होता है, इनका काम होता है कि जो गैसेस जो होती है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो क्या करते हैं पौधे, ऑक्सीजन देते हैं हमें और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो रंध्रों का क्या कार्य होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है, जलवाष्प के रूप में, है ना। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, जल जो है वो वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा क्या होता है, निकलता है। ठीक है, चलो भैया, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद रहते हैं। अब जब ये होता है ना, जो आदान प्रदान होगी गैसों का विनिमय होगा, वाष्पोत्सर्जन जब होगा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल जो है वो रंध्र द्वारा निकलता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये जो हमारे रंध्र होते हैं ये खुलते बंद होते रहते हैं। ठीक है, ये इनके पास में क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती है। ये देखो ये एक पत्ती है मान के चलो, और पत्ती के ऊपर ये क्या है, ये एक रंध्र है। ठीक है, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा का ये क्या है, ये द्वार है, ये द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिका खुलती है बंद होती है, तो ये द्वार कोशिका है। और ये बीच में ये दिख रहा है आपको, ये रंध्र का छेद है, रंध्र छिद्र है ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये आपको ये दिख रहा है, इस पर क्या है, ये छोटे छोटे डॉट है, इसको हम बोलते हैं ये हरित लवक है। ठीक है, इस वाले रंध्र को हम क्या बोलेंगे, ये खुला रंध्र है। और ये वाला रंध्र जो है ये पैक्ड हो गया, एक तरह से बंद हो रहा है, ये देखो, तो ये बंद रंध्र है। ठीक है, तो ये बंद रंध्र क्या होते हैं, ये खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। ठीक है, खुलते हैं और बंद होते रहते हैं, खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर चीज़ें चलती, जैसे इसमें पानी जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इसमें से पानी निकलेगा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होगी, पानी निकलेगा, तो ये वापस से सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती है। चलो, विषमपोषी पोषण क्या होता है। अब देखो हमने अभी स्वपोषी पोषण पढ़ा था, अब विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ लेते। क्या होता है विषमपोषी पोषण, तो विषमपोषी पोषण जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण मीन्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम हैं, ठीक है, जीव जंतु है। तो विषमपोषी पोषण के अंदर अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे प्राणी संपोषण आता है, मृतजीवी पोषण आता है, परजीवी पोषण आता है। क्या होता है,
तो प्राणी संपोषण जो होता है इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, जैसे कि अमीबा और मानव। देखो इसका मतलब है कि पूरा भोजन हम अंदर की तरफ लेते हैं, प्राणी संपोषण होलोजोइक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, भोजन लो, भोजन को पूरा अंदर हम ग्रहण करते हैं, अंदर ही जाता है, तो और पाचन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है पूरा। अमीबा होता है तो अमीबा में भी यही चीज़ होती है, और मानव जो होता है मानव में भी यही होती है, जंतु भी आप ले लो तो उनमें भी ये सारी चीज़ें होती है। एक होता है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण में क्या होता है, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंदी है, फफूंदी आपने देखी होगी, तो क्या होती है, कोई भी चीज़ सड़ जाती है उसके बाद में उसके ऊपर फफूंदी आ जाती है, आपने देखा होगा। तो फफूंद क्या कर रहा है, फफूंद जो चीज़ खराब हो गई उसके ऊपर आके और फिर वो अपना पोषण करती है, राइट, है ना। फफूंदी बढ़ती जाती है, फिर आप देखना कोई भी चीज़ खराब हो जाएगी, फफूंदी आ जाती है और फिर वो बढ़ती जाती है। ऐसे कवक है, तो कवक भी क्या है, कवक में भी यही चीज़ें होती है, वो भी मृत जीवों के शरीर में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलो, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जोक देखी होगी, जू देखी होगी, हमारे सरों में होती है जू। जू क्या करती है, सरों में रह के वो अपना पोषण प्राप्त कर लेती है, खून पी लेती है, अपना खून चूस लेती है अपना। ठीक है, तो एक तरह से जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे, अपने को मारती भी नहीं है जू, और अपना पोषण भी प्राप्त कर लेती है। ऐसी जोक हुई, तो जोक जब चढ़ जाती है आपके, तो वो क्या करती है, वो पूरा अपना खून चूस लेती है, ठीक है, और वो अपना आपको पोषण दे देती है। ऐसे ही अमरबेल है। अमरबेल एक प्रकार का क्या है, ध्यान रखना, अमरबेल जो है वो एक पौधा है, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक पौधा होता है, ठीक है, पादप होता है ये, और ये जो है ये एक तरह से परजीवी पोषण को ही फॉलो करता है। ठीक है, चलो, जू और फीताकर्मी। नेक्स्ट, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। अब देखो, जीव अपना पोषण कैसे करेंगे, मानव कैसे करेंगे, तो इनके बारे में सबसे पहले एक कोशी के जीव के बारे में कर रहे हैं। तो एक कोशी के जीव जो होता है अमीबा, अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये खाद्य कण नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अमीबा क्या करेगा, अभी देखना, ये खाद्य कण है, ये अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है, ये वाला जो बीच में दिख रहा है ये केंद्रक है। ठीक है, अमीबा जो होता है ना, ये एक कोशी के जीव होता है, ध्यान रखना, एक कोशिका होती है सिर्फ इसमें। जो हमारे जीव, जो मानव है, जीव जंतु है, कोई भी ले लो, ठीक है, उसके अंदर बहुकोशिकीय होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है अपना, ठीक है, शरीर। लेकिन अमीबा एक कोश के जीव है, सिर्फ एक ही कोशिका होती है अमीबा के अंदर। अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं। अमीबा कहाँ पे होते हैं, अमीबा आपको तालाबों में इनमें देखने को मिलेगा, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, इनमें देखने को, पानी में मिलता है अधिकतर। ठीक है, तो एक कोश के जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं, जैसे अमीबा और पेरामीशियम। पेरामीशियम भी इसी प्रकार का है। अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अमीबा एक कोश के प्राणी संपोषित जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। ये अनिश्चित आकार का होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये बस ऐसे ही रहता है, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ ऐसा पर्टिकुलर आकार नहीं होगा, निश्चित आकार नहीं होगा, जो नदियों, तालाबों तथा झीलों में पाया जाता है। अब देखो, ये प्राणी संपोषित जीव है और कूटपादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जो इसके कूटपाद होते हैं, कूटपाद मीन्स जो इसके पैर होते हैं, पैर इस तरीके के ये पैर होते हैं, इनके द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता है। कैसे करता है, अमीबा का जो भोजन है वो कौन कौन से, शैवाल जो होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया हुआ, डाइटम जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ हुए, वो इनको भोजन बना के ले लेता है। अब देखो ये क्या होता है, इसके अंदर पूरा प्रोसेस समझते हैं, पूरे प्रोसेस को आगे यहाँ समझते हैं। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण जो होता है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन सा, अंतर्ग्रहण, पाचन और फिर बहिष्करण। बहिष्करण मीन्स फिर वो खा के और फिर बाहर कर देता है, अपचत पदार्थ जो होता है उसको बाहर निष्कासित कर देता है। तो होता क्या है, अंतर्ग्रहण में क्या होता है, जो अमीबा है, अमीबा कोश की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, जो अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त होती है, ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भोजन का कण है, ये खाद्य कण है, और ये अमीबा इसके पास में आया और इस तरीके से ये देखो, ये इसने अपनी अपनी संरचना इस तरीके से बना ली और इसको एक तरह से यहाँ पर पैक कर लेगा। ये पैक कर लिया इसने, पादाब या कूटपात के थ्रू इसने क्या कर लिया, ये अपना इस कण को इसके पास में आया और इस कण को पैक कर लिया, और ये क्या कर लेगा, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर लेगा। ऐसे करके ये अपनी खाद्य रिक्तिका बना लेगा, ये बना ली इसने अपनी खाद्य रिक्तिका,
और ये खाद्य कण एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ये खाद्य रिक्तिका बनाने के बाद में खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जैसे इसने खाद्य रिक्तिका यहाँ पर बनाई, अब क्या करेगा, ये जो जटिल पदार्थ हैं उनका विघटन करेगा, उनको तोड़ेगा और सरल पदार्थों में करेगा, और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। और जो इसके कोशिका द्रव्य हैं इसमें क्या हो जाता है, ये बिल्कुल एक तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। अब क्या होगा नेक्स्ट, चलो इसको पोषण मिल गया। अब बचा हुआ अपचत पदार्थ जो है वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है। अब जो अपच पदार्थ था, ठीक है, जो फालतू का वेस्ट था, एक तरह से जो पचा नहीं, वो क्या करेगा, कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। कोशिका की तरफ जो है वो कोशिका की सतह पर क्या करेगा, जाएगा और बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से अमीबा क्या करता है, एक तरह से पोषण करता है। चलिए नेक्स्ट, अब मनुष्यों में पोषण को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्यों में किस प्रकार का पोषण होता है, किस तरीके से मनुष्य एक तरह से अपना पोषण लेते हैं। तो मनुष्यों में पोषण प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि भैया ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है और इसमें भोजन ग्रहण करने, पचाने, अवशोषण, आत्मसात करने और अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है, भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन कैसे ग्रहण करेगा, मुख के थ्रू। तो इसको समझते हैं, जो पाचन तंत्र है और उसकी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे मुख हुआ, माउथ, ठीक है, ग्रसनी, अन्ननली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गूदा, ये सब एक तरह से क्या होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। और सहायक अंग जो पार्टिसिपेट करते हैं, इनको एक तरह से हेल्प करते हैं, कौन कौन से, लीवर हुआ, यकृत, अग्नाशय, पैनक्रियाज, लार ग्रंथियाँ, ये सहायक अंग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा जीभ, मुख के अंदर आपको जिह्वा है, ठीक है, और आपके दांत होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं। ग्रसिका होती है, ग्रसिका ये नली है, ठीक है, फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, ग्रसिका है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आप देख रहे यहाँ पर आपका पेट आएगा, आमाशय, ठीक है, यहाँ आपको पित्ताशय भी दिखेंगे, अग्नाशय भी दिखेगी, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनके बारे में अभी 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, किसकी क्या कार्य होता है। चलो, तो मानव पाचन तंत्र को पढ़ रहे हैं हम। तो पाचन तंत्र वह जैविक प्रणाली है जो भोजन को पचाकर शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। मानव पाचन तंत्र भोजन को ग्रहण करने, उसे छोटे छोटे घटकों में तोड़ने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को नियंत्रित ये करता है। क्या होता है भैया इस प्रक्रिया के अंदर, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंजेशन। भोजन को मुंह से ग्रहण किया जाता है। फिर क्या होता है, यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है। भोजन दांतों से चबाया जाता है और लार में मौजूद जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो आंशिक रूप से क्या करता है, पचाता है। याद रखना यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम जो कहाँ पर होता है, लार के अंदर होता है। क्या करता है वो इसको पचाने का काम करता है। जो भी हमने खाया है खाना, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको पचाने का काम करेगा। अमाशय में पाचन। फिर क्या होता है, अमाशय जो होता है, अमाशय, ठीक है, उसमें अमाशय जो होता है वो पेट होता है, स्टमक, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, पाचन होगा। यहाँ पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, HCl और पेप्सिन। ये क्या करते हैं, एक तरह से पेप्सिन तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा और HCl जो है वो भोजन को अम्लीय यहाँ पर बनाता है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। पूरा पाचन जो होगा, पूरी पाचन प्रक्रिया जो होती है, पूरा डाइजेशन जो होता है वो किस में होता है, छोटी आंत में होता है, याद रखना। तो अग्नाशय और यकृत के रस मिलकर भोजन का पूरा पाचन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में। तो पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषित किया जाता है। जो पोषक तत्व है वो क्या होते हैं, रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। और अपशिष्ट निष्कासन, बड़ी आंत में जल अवशोषित होता है और मल गुदा के माध्यम से यहाँ पर बाहर निकल जाता है। चलो, तो मानव पाचन तंत्र के मेन मुख्य भाग कौन कौन से हैं। एक तो है पाचन नली और एक है पाचन में सहायक ग्रंथियाँ। अब डीपली हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। चलो, पाचन नली जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल, पाचन नली आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पर देखो, ये जो आपको नली दिख रही है, ये वाली नली, ये पाचन नली है। ये किससे कनेक्टेड है, ये एक तरह से आपकी यहाँ से कनेक्टेड है। ये भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए एक लंबी नली होती है, ठीक है। तो एक तरह से भोजन आपका यहाँ से जाता है और यहाँ से जाने के बाद में ये देखो, ये आपका क्या है, ये है आपका अमाशय, ठीक है, ये आपका है अमाशय। फिर अमाशय के बाद में ये छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये बहुत बड़ी लंबी नली होती है। तो भोजन के पाचन, ये भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए एक लंबी नली होती है। इसके अंदर सारे अंग आएंगे हमारे, ठीक है, सारे भाग आएंगे।
ठीक है, मुख आएगा इसके अंदर, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, सारी चीज़ें आपकी इसमें आएगी। और पाचन में सहायक ग्रंथियाँ, जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ होती है, वो कौन कौन सी होती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पाचन एंजाइम और रस उत्पन्न करती है ये ग्रंथियाँ। चलो, तो पाचन नली के भाग, एलिमेंट्री जो कैनाल होते हैं पाचन नली के प्रमुख भाग, वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा ये मुंह, ठीक है, मुंह, माउथ। मुख में दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियाँ होती है। क्या काम होता है भैया इनका? तो देखो, दांतों का काम तो होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ते हैं। जैसे आप खाना खाओगे, क्या करेंगे, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद में जो जीभ होती है उसका काम स्टार्ट होता है। जीभ क्या करती है, भोजन को मिलाती है और निगलने में भी मदद करती है। आप निगल पाते हो वो जीभ की वजह से निगल पाते हो, राइट। और उसको क्या है, मिलाती भी है वो। और लार ग्रंथियाँ, जीभ के इधर पीछे क्या होती है, लार ग्रंथियाँ होती है, ठीक है, लार उत्पन्न करती है, जिसमें एमाइलेज एंजाइम टाइलिन होता है जो मंड को शर्करा में बदलता है। मंड मीन्स स्टार्च, जो स्टार्च होती है उसको किस में बदलता है, वो शर्करा में, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगी। वो लार ग्रंथियों का यहाँ पर क्या होता है, काम होता है। लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम उत्पन्न करती है, एमाइलेज, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चल, तो देखो, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है, चलो इस फिगर में देखते हैं। इस फिगर में देखो, फिर नेक्स्ट आता है अपना ग्रसनी, ठीक है, ग्रास नली। ये आपको दिख रहा है, ये है आपकी ग्रसनी। ग्रसनी कहाँ पर है, ये रही, ये देखो, ये वाला जो चीज़ है, ये मुख का ये वाला जो पार्ट, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी, ग्रसनी फेरिंक्स, ठीक है। उसके बाद में ये आती है फूड पाइप, ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रास नली। एक नली होती है, ठीक है, तो ये ग्रास नली है। तो ग्रसनी क्या होता है, मुंह और ग्रास नली के बीच स्थित होती है। तो आपको देख रहे हो, ये जो ग्रास नली है, ये तो हमारी ग्रास नली है, और ये मुंह है, और मुंह और ग्रास नली के बीच में यहाँ पर स्थित होती है ये ग्रसनी, ठीक है। चलो, ग्रास नली क्या होता है भाई, एक लंबी पेशीदार नली जो भोजन को क्रमाकुंचक गति द्वारा आमाशय तक पहुंचाती है। अब ध्यान रखना, ये क्रमाकुंचक गति याद रखना, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। क्या होता है, जब भोजन है तो भोजन हमारा कहाँ पर जाएगा, भोजन आमाशय तक पहुँचेगा, जो पेट है वहाँ तक पहुँचेगा, पेट में जाएगा भोजन। तो भोजन जो पेट में जाता है वो किस गति से जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वो गति होती है क्रमाकुंचक गति। क्रमाकुंचक गति मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब, ठीक है, संकुचन और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, इसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचक गति के थ्रू ये यहाँ पर जाता है। चलो, आपका खाना, फिर नेक्स्ट आता है, देखो आपका खाना कहाँ पर पहुँच गया, आपका खाना पहुँच गया आमाशय के अंदर। अब ये आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये है हमारा क्या, आमाशय, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये है आमाशय। ये दिख रहा है ना आपको, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये है हमारा जे टाइप का आकार होता है इसका, ये होता है आमाशय। तो आमाशय जे आकार का अंग होता है जहाँ भोजन 3-4 घंटे तक रहता है। अब इसके अंदर कहाँ है, 3-4 घंटे तक भोजन रहेगा। आमाशय की दीवारों में ग्रंथियाँ होती है। अब ये जो आमाशय की दीवारें होती है इसमें क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। कौन कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो निम्नलिखित पदार्थ स्त्रावित करती है। कौन सी, इसके अंदर जो होता है, इसकी दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है। वो क्या करती है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और श्लेष्मा म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ये जो हमारा आमाशय है, जो पेट है हमारा, इस पेट के अंदर क्या होता है, जो इसकी दीवारें हैं, इसके अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है। कौन सी, गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है। वो गैस्ट्रिक ग्रंथि क्या क्या काम करती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि कुछ पदार्थों को सिक्रेट करती है, स्रावित करती है। कौन कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिन एंजाइम है और श्लेष्मा है। क्या काम है, इस HCl का काम क्या है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है और कीटाणुओं को मारता है। कोई भी हम चीज़ें खाते हैं, मान के चलिए, अब उनमें जैसे कीटाणु होता है तो एक HCl का काम होता है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये एक एसिड है, ये एक अम्ल है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो उन कीटाणुओं को मारने का काम करता है और ये अम्लीय भी बनाता है। जो आपने भोजन खाया है उसको क्या करता है, ये अम्लीय बनाता है। अब आप कहोगे ये अम्लीय क्यों बना रहा है भाई, क्या कारण है, तो देखो इसका कारण है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन जो है उसका पाचन करता है। लेकिन ये प्रोटीन का पाचन कब करेगा, ये प्रोटीन का पाचन जब भी करेगा जब आपका भोजन अम्लीय होगा, जब आपका भोजन क्या होगा,
अम्लीय होगा, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन का पाचन कर पाएगा। तो पहली बात इसके लिए क्या है भैया, इसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि यार जो भोजन है वो क्या हो, किस प्रकार का हो, अम्लीय भोजन हो। तो अम्लीय भोजन करके कौन देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का काम क्या है, पहले भोजन को अम्लीय करेगा, क्योंकि इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पता है कि भैया पेप्सिन का काम जब भी कर पाएगा जब मैं काम करूँगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। HCl क्या करेगा, HCl उसको अम्लीय बनाएगा और फिर पेप्सिन कहेगा हाँ भैया अब मैं प्रोटीन का पाचन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भोजन चाहिए कैसा, अम्लीय। ठीक है, चलो श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, ये अमाशय की दीवारों को अम्ल से बचाता है। अब जो अमाशय की दीवारें हैं, ये वाली दीवारें हैं, ये इन दीवारों को किससे बचाता है, ये इन दीवारों को अम्ल से बचाता है। अम्ल क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये दीवारें को भी तो बचाना पड़ेगा भैया, नहीं तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी ये दीवारें। ठीक है, तो एक तरह से ये अमाशय की दीवारों को क्या करता है, अम्ल से बचा के रखता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, देखो ये हमने क्या समझ लिया, अमाशय की बात समझ ली, अमाशय समझ लिया। अमाशय के बाद में अब ये आती है हमारी छोटी आंत। देखो ये आपको दिख रही है, ये है हमारी छोटी आंत, और एक आती है इसके अंदर बड़ी आंत। छोटी आंत जो होती है वो बड़ी होती है, ध्यान रखना। कहीं तुम ये सोचो कि छोटी आंत छोटी है, बड़ी आंत बड़ी है, नहीं। छोटी आंत मतलब जो छोटी आंत, इसको छोटी आंत इसलिए बोला है क्योंकि ये चौड़ाई इसकी कम होती है। ठीक है, इसका डायमीटर जो इसकी परिधि होती है, ठीक है, जो इसकी परिधि होती है वो कम होती है। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब छोटी आंत मोटाई कम होती है छोटी आंत की, बड़ी आंत की मोटाई ज़्यादा होती है। आप देख रहे हो ये वाली जो आंत आपको दिख रही है, ये वाली आंत है बड़ी आंत, और ये वाली आंत दिख रही है ये अंदर, ये है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत को शुद्रांत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, शुद्रांत्र। और बड़ी आंत्र को क्या बोलते हैं, बड़ी आंत को बृहदांत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना। चलो, अब जो छोटी आंत है इसको छोटी क्यों बोला है, क्योंकि इसकी मोटाई कम है। बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों बोला है, क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा है। तो देखो छोटी आंत, ध्यान रखना, बहुत लंबी होती है। जो छोटी आंत होती है ये 6 मीटर लंबी, 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और भोजन का पूर्ण पाचन यहीं पे होता है। पूरा पूरा जो भोजन होगा पचेगा वो छोटी आंत के अंदर ही पचता है। इसमें अग्नाशय और यकृत के पाचक रस मिलते हैं। छोटी आंत के कौन से मुख्य कार्य हैं, अब देखो इसके अंदर जो छोटी आंत होती है इसके अंदर जो अग्नाशय है, ठीक है, और यकृत जो लीवर होता है, उनके जो पाचक रस होते हैं वो इसमें आकर ही मिलते हैं। अब छोटी आंत के कार्य क्या होते हैं, पाचन करता है, यहाँ एंजाइमों की सहायता से भोजन का पहले पूर्ण अपघटन, पूरी तरीके से टूटेगा आपका भोजन, वो यहीं पे होगा। एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, और उनके थ्रू ये यहाँ पर पाचन होता है। और अवशोषण भी होता है। ये छोटी छोटी उंगली की तरह संरचना होती है जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। देखो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आप, तो यहाँ पर इस तरीके की संरचना होगी उंगली की जैसे। ठीक है, वो क्या करती है, वो क्षेत्रफल बढ़ा देती है इस तरीके की। ठीक है, वो क्या करती है, क्षेत्रफल बढ़ा देती है। तो एब्जॉर्प्शन में अवशोषण का क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ा जाती है, अवशोषित करती है। चलो, बड़ी आंत आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, ये बड़ी आंत होती है। तो ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। सोचो ये कितनी छोटी सी है, छोटी आंत के कंपैरिजन में आप देखो ये कितनी छोटी है। यहाँ जल का अवशोषण होता है, जो जल है ना उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। और मल जो होता है, मल जो आपका बनता है, ठीक है, उसका निर्माण भी हमारा किस में होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, फिर गूदा आता है, एनस के थ्रू, गूदा के थ्रू क्या होता है, जो आपका मल है वो बाहर निकल जाता है। तो ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य आपका करता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमने सब अंग के बारे में पढ़ लिए, कौन कौन से अंग होते हैं। पाचन में सहायक कौन सी ग्रंथियां हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो एक तो होती है लार ग्रंथि, जो हमारे मुंह में होती है। ठीक है, तो ये लार उत्पन्न करती है, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है, ये याद रखना, एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च मीन्स मंड को तोड़ने का काम करता है, मंड को शर्करा में कन्वर्ट करता है, तो स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, ये लार ग्रंथि होती है। फिर एक ग्रंथि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। ठीक है, और पित्तरस बाइल जूस जो होता है उसका निर्माण ये करती है यकृत, लीवर। ठीक है, पित्तरस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है। वसा जो फैट होता है उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने में कौन हेल्प करता है, वो करता है पित्त। तो पित्तरस कहाँ पर होता है, पित्तरस जो होता है वो एक तरह से कौन आती है, लीवर बनाता है, आपका यकृत बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अग्नाशय।
ये अग्नाशयी रस पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसको उत्पन्न करता है। अग्नाशय जो होता है वो एक तरह से अग्नाशय रस को उत्पन्न करता है, जिसमें 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। क्या होता है लाइपेज? देखो एमाइलेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, जो आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, वो ग्लूकोज में बदलेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है, एमिनो अम्ल जो होता है उसमें तोड़ता है। और लाइपेज जो होता है वो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। वसा जो होती है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। ये डेटा आपको याद रहना चाहिए, याद रखना। कोई सा भी पूछ लिया जाता है इसके अंदर, ट्रिप्सिन का क्या काम है, लिपेज का क्या काम है, तो ये याद रखना। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ेगा, और लाइपेज जो है वो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। क्लियर है? चलिए, तो मानव पाचन तंत्र में एंजाइमों की क्या क्या भूमिका है वो हमने यहाँ पर अभी पढ़ी है। तो एमाइलेज जो होता है वो कहाँ पर होता है भैया? एमाइलेज जो होता है वो मुंह में होता है। ठीक है, एमाइलेज जो है वो मुंह में होता है। और अग्नाशय में भी हमने पढ़ा था, मुख गुहा में जो होता है वो स्टार्च को, जो हमारा मंड होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? शर्करा में, माल्टोज में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्या करता है? पेप्सिन आमाशय में होता है, आपका पेट के अंदर होता है। वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम वो छोटी आंत में होता है, और लाइपेज भी छोटी आंत में होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोड्स को एमिनो एसिड में बदलता है, और लाइपेज जो होता है वो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। ये आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। अब देखो हमारा क्या हुआ, एक तरह से हमने पचा लिया है ना, खाना हमने ले लिया, अपशिष्ट पदार्थ हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब देखो होता क्या है कि हमने खाना खाया तो है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऊर्जा भी तो बनानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने खाना खा लिया और बस काम चल गया, नहीं। अब हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है। अब वो ऊर्जा बनेगी कैसे? अब उस प्रोसेस को देखते हैं, कैसे ऊर्जा को पहुंचाया जाता है, हर एक अंग तक ऊर्जा कैसे पहुंचेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक अंग पे ही हमारी ऊर्जा, नहीं, सारे अंग, जितने भी ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर, जितने भी अंग है वहां तक हमारी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। जितनी भी कोशिकाएं हैं वहां तक हमारी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। तो वो कैसे पहुंचेगी ऊर्जा, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले ऊर्जा बनती कैसे है इसको देखेंगे, फिर पहुंचने का काम करेंगे। तो श्वसन की बारी अब आ रही है। तो श्वसन क्या होता है इसको पढ़ते हैं। देखो श्वसन एक तरह से एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को तोड़ते हैं। ठीक है, भोजन खा लिया, ठीक है, अब भोजन को तोड़ते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो होता है नामक ऊर्जा युक्त अणु का निर्माण होता है, जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा बनती है भैया? यहाँ पर एटीपी के रूप में बनती है ऊर्जा। एटीपी ऊर्जा युक्त अणु होता है, उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यहाँ पर ऊर्जा युक्त अणु यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब कैसे होता है भैया? श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स, विशेष रूप से ग्लूकोज, जैसा कि C6H12O6 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका विघटन होता है। ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो ये क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है और ऊर्जा यहाँ पर निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन यहाँ पर होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है वो क्या होती है, वो निकलती है यहाँ पर, उनका उत्सर्जन यहाँ पर होता है। तो श्वसन का सामान्य समीकरण क्या होता है? अब देखो इसको पूरे को प्रोसेस को समझेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो अभी हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस। जब हम पढ़ेंगे श्वसन के लिए पूरी चीज़ें देखेंगे, जब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो श्वसन का सामान्य समीकरण क्या है? जब हम श्वसन करते हैं तो क्या होता है भाई, ग्लूकोज जो होता है और ऑक्सीजन जो होता है ये दोनों अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या बनती है, एक तरफ से ऊर्जा यहाँ पर बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्वसन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय, देखो वायवीय नाम से ही पता चल रहा है, वायवीय जिसमें वायु, ठीक है, फुल ऑक्सीजन हो, उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ये श्वसन प्रक्रिया। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिससे अधिक मात्रा में एटीपी उत्पन्न होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि यार जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी ना, मतलब ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा बनती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर बनती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पर देखो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी, बताओ सोचो कितनी
38 एटीपी यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर बनती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो विशेषताएं क्या है भैया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कौन, वायवीय श्वसन, ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। सोचो 38 एटीपी ऊर्जा बन रही है यहाँ पर। अंतिम उत्पाद जो बनता है कौन कौन सा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, और ये मनुष्यों में, पशुओं में और अधिकांश पौधों में भी ये जो वायवीय श्वसन है वो पाया जाता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन क्या होता है भाई, अवायवीय श्वसन ये वह श्वसन प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन नहीं होती, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसको हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। जैसे इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से अपघटन होता है। ग्लूकोज पूरी तरीके से एक तरह से अपघटित नहीं होगा, आंशिक रूप से अपघटन होगा, पूरी तरीके से नहीं होगा, और कम मात्रा में ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड और एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में क्या बनता है भैया, लैक्टिक एसिड बनता है, एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अभी पढ़ेंगे हम। अनायवीय श्वसन के दो प्रकार होते हैं। देखो, पशुओं में अनायवीय श्वसन होता है जब भारी व्यायाम या दौड़ने के दौरान मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब वहाँ लैक्टिक एसिड बनता है जिससे थकान और दर्द महसूस होती है। आपने देखा होगा कि यार आप फॉर एग्जांपल व्यायाम कर रहे हो या आप दौड़ रहे हो, तो कुछ टाइम दौड़ने के बाद में हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी ऑक्सीजन उस टाइम पे मिल नहीं पाती है, जिससे क्या होता है, लैक्टिक जो अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, उसका निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा शरीर दर्द महसूस होता है, हमारे शरीर को दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होती है। किसकी वजह से, उसकी वजह से। तो वहाँ पर क्या होता है, जितनी शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस टाइम पर। ठीक है, मांसपेशियों में तो लैक्टिक एसिड बनता है और उससे आपको दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो क्या समीकरण है भाई, C6H12O6 C3H6O3 में टूटेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और 2 ATP की ऊर्जा वहाँ पर, सिर्फ 2 ATP की ऊर्जा ही वहाँ पर क्या बनती है, ओनली कितनी ATP, ओनली 2 ATP। वहाँ कितनी बन रही थी, वायवीय श्वसन में 38 ATP की ऊर्जा बन रही थी, यहाँ 2 ATP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु और यीस्ट में अनायवीय श्वसन। अब देखो, यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, जिसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनते हैं, जो यीस्ट होता है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनमें भी क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। C6H12O6 जो होता है C2H5, एथेनॉल का सूत्र यही होता है, C2H5OH इनमें टूटता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP की यहाँ पर भी क्या होती है, ऊर्जा यहाँ पर बनती है। तो कितनी कम ऊर्जा यहाँ पर बनती है, आप सोच रहे हो, मतलब ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को। अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अभी कोरोना वायरस, कोविड में आपने क्या देखा था, कोविड में यही तो देखा था, ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं और परेशानी हुई नहीं। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन विशेषताएं क्या है भैया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है हमारा अवायवीय श्वसन, ऊर्जा कम मात्रा में यहाँ पर उत्पन्न होती है, अंतिम उत्पाद जो बनता है वो लैक्टिक एसिड या एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यीस्ट बैक्टीरिया और मांसपेशियों में भारी व्यायाम के दौरान होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है उस टाइम पे। चलो अब देखो यहाँ पर इसको भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो जो ग्लूकोज है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है, याद रख लेना इसको। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर C6H12O6, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6। अब ग्लूकोज जो होता है जिसके अंदर 6 कार्बन हमारे अणु होते हैं। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव्य में किस में टूटता है, पाइरूवेट में बनता है, पाइरूवेट बनता है। ये ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट बनेगा, पाइरूवेट में टूटेगा। ठीक है, ये पाइरूवेट बन जाएगा। किस में बनता है ये बनता है कोशिका द्रव्य में। अब सबसे पहली बात, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको छोड़ दो, इन 2 पॉइंट को छोड़ दो, ऑक्सीजन ये और ये वाला। अगर पाइरूवेट जो है वो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पाइरूवेट जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाता है ना, कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहले तो ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में टूटेगा, पाइरूवेट बनाएगा कोशिका द्रव्य में, और फिर वो पाइरूवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और यहाँ पर क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ठीक है, ऐसे ही ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में टूटेगा, और पाइरूवेट जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें, यीस्ट में, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाएंगी। ठीक है, 2 ATP की ऊर्जा यहाँ पर बनती है। ऐसे ही यहाँ पर जो ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में टूटेगा, और जो पाइरूवेट है वो ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, हमारी जो पेशी होती है, हमारी मांसपेशियाँ जो होती है वो क्या बनाती है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, और जो लैक्टिक अम्ल है और ऊर्जा बनती है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर हम देख लेते हैं। तो वायवीय श्वसन जो होता है वो क्या होता है भैया, जब श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और जब श्वसन की प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन की होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है यहाँ पर वायवीय श्वसन में, तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी जो ऊर्जा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है लगभग 36 से 38 ATP, और यहाँ पर कम ऊर्जा उत्पन्न होती है 2 ATP। ठीक है, वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। और वायवीय श्वसन जो होता है उसके अंदर क्या बनते हैं हमारे उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अवायवीय श्वसन के अंदर जो उत्पाद बनते हैं यहाँ पर आपने देखा होगा क्या बनता है, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो एथेनॉल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्रक्रिया का स्थान क्या है, जो वायवीय श्वसन होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर होती है। वही अवायवीय श्वसन को अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ कोशिका द्रव्य में होती है। यहाँ पर देखो इस, तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट होगा, और पाइरुवेट से ये सीधा यहाँ, और ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका द्रव्य में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो कुल मिला के जो हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है वो कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्वसन और श्वास में अंतर। तो श्वसन जो होता है और श्वास में क्या अंतर होता है, देखो श्वसन रेस्पिरेशन और श्वास जो होती है वो ब्रीदिंग होती है। ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। श्वसन के दौरान क्या होती है, आपकी ऊर्जा बनती है। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से और ऊर्जा बनती है। लेकिन श्वास जब लेते हो आप, ये शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंदर ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। इसमें कोई आपकी ऊर्जा नहीं बनती है, जबकि श्वसन में आपकी ऊर्जा बनती है। ये कोशिका के अंदर होती है, जो श्वसन होता है वो कोशिका के अंदर होती है। सांस जो होती है फेफड़ों में होती है सिर्फ। ऊर्जा यहाँ पर बनती है, एटीपी उत्पन्न होती है, ऊर्जा बनती है। यहाँ पर कोई एटीपी उत्पन्न नहीं होती है श्वास में। और श्वसन में इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, श्वसन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है ना, कंट्रोल नहीं किया जाता है। और श्वास तो आप लो या मत लो, इसे नियंत्रित आप कर सकते हो। क्लियर है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे सांस लोगे तो वो श्वास है, वो श्वसन नहीं है। श्वसन अलग है, श्वसन तो आप ले ही रहे हो, ऑक्सीजन आपके अंदर जा ही रही है, वो श्वसन तो हो ही रहा है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सोच लो कि हाँ यार मैं रेस्पायर नहीं करूँ, श्वसन नहीं लूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मानव श्वसन तंत्र के भाग। अब श्वसन तंत्र के भाग, श्वसन तंत्र क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है जो हवा को शरीर में प्रवेश कराने और बाहर निकालने में मदद करती है। चलो, तो सबसे पहले नासिका आती है। देखो ये श्वसन आप जब लेते हो, जब आप सांस लेते हो तो किसके थ्रू लेते हो आप, नासिका के थ्रू। ठीक है, तो नासिका और नासा गुहा। तो नाक श्वसन तंत्र का पहला भाग होता है जिससे हवा शरीर में प्रवेश करती है। जो हवा है वो शरीर में कब जाएगी, नाक के थ्रू जाएगी। तो नाक पहला अंग होता है। नासिका छिद्रों से, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नासिक छिद्र होते हैं, उससे हवा नासिका गुहा में जाती है। देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा नासा द्वार। ठीक है, ये है मुख गुहा पूरा, और ये है आपकी, ये जो नली आपको दिख रही है ये श्वास नली है। ठीक है, और ये ग्रसनी, इधर तो ग्रसनी होता है, और ये आपका कंठ है। ठीक है, जो नासिक छिद्र होते हैं उससे हवा क्या होती है, नासिका गुहा जो होती है उसके अंदर जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, मौजूद बाल और बलगम। आपने देखा होगा नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, उन बालों का क्या काम होता है, जो भी डस्ट होती है, जो धूल होती है, जो गंदगी होती है, उनको छानने का काम करती है वो। ठीक है, तो बलगम धूल गंदगी और सूक्ष्म जीवों को छानती है वो बाल। यहाँ हवा गर्म और नम हो जाती है ताकि फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाने से जो हवा होती है वो बिल्कुल गर्म हो जाती है और नम हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो फेफड़ों में वो आसानी से जा सकती है। चलो, उसके बाद में आपको दिख रहा है ये ग्रसनी। ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। देखो ग्रसनी क्या होता है, नासिका और मुख से आई हवा ग्रसनी, गले का जो हिस्सा है उसमें प्रवेश करती है। अब जो आई वो ग्रसनी में प्रवेश करेगी। ये भोजन नली और श्वास नली के को जोड़ता है। जो भोजन नली होती है, फूड पाइप जो होती है, और श्वास नली, उनके बीच में होता है, उनको जोड़ने का काम करती है कौन, ग्रसनी। कंठ, स्वर यंत्र जिसे हम कहते हैं, ये श्वास नली का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, तो ये कंठ आपको दिख रहा है, ये रहा, ये है आपका कंठ, स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स, जो आप आवाज़ निकाल पा रहे हो, जो आप गाना गा पाते हो, वो इसकी वजह से गा पाते हो, जिसमें स्वर रज्जु होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं।
इसमें एपिग्लोटिस नामक ढक्कन होता है जो भोजन को श्वसनली में जाने से रोकता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इस कंठ के अंदर जो हमारा स्वर यंत्र होता है, इसके अंदर एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है जो क्या करता है, भोजन जो होता है वो श्वास नली में नहीं चल जाए, क्योंकि अगर श्वास नली में आपका भोजन चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। जब भी तो कहते हैं भैया खाना खाते टाइम पे बोलना नहीं चाहिए, कहीं गलती तुम्हारी श्वास नली में नहीं चल जाए, ठीक है। तो वो एपिग्लोटिस नामक ढक्कन होता है, वो भोजन को श्वास नली में जाने से यहाँ पर क्या कर देता है, रोक देता है। श्वास नली हवा की नली, तो देखो ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है जो श्वास नली होती है। ये आपको नली दिख रही है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो ग्रसनी से हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। ये क्या करती है, ये जो हवा जा रही है आपके वो फेफड़ों तक जाती है ग्रसनी के थ्रू, ठीक है। इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, जो इसे लचीला और खुला बनाए रखते हैं ताकि ये संकुचित ना हो, ठीक है। तो ये एक तरह से श्वास नली होती है, ये इस तरीके से होती है, यूँ इस तरीके से होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये एक तरह से इस तरीके से होती है, छल्ले होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज होते हैं, इसे लचीला और खुला बनाए रखते हैं ताकि ये ज़्यादा संकुचित ना हो। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, मुख्य श्वास नलियाँ। तो आपको ये दिख रहा है ये श्वास में, तो इसमें देखो ये कोपिकाएं नज़र आ रही है। ये जो फेफड़े हैं, इस फेफड़े के अंदर ये जो अलग अलग फेफड़े, ये इधर वाला और ये इधर वाला, ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, ये कोपिकाएं होती है। इसके अंदर और अंदर जाओगे तो इसके अंदर आपको श्वसनी देखने को मिलेगी, ये श्वसनी है, ठीक है, ये श्वसनी है, ये लेफ्ट वाली है, ये राइट वाली है। फिर इसके अंदर और जाओगे तो कोपिकाएं नज़र आएगी आपको, ठीक है। ये डायफ्राम होता है जो क्या करता है, फेफड़े को आपको होल्ड करके रखता है, तो ये डायफ्राम होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो मुख्य श्वास नलियाँ और श्वसनिका के बारे में पढ़ते हैं। श्वास नली आगे चलकर दो श्वसनी में विभाजित हो जाती है। अब जो ये श्वास नली है, ये जो श्वास नली है, ये आगे जाके ये दो श्वसनी में विभाजित हो रही है। ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये और ये क्या थी, ये श्वास नली थी। अब ये श्वास नली दो श्वसनी में क्या होगी, विभाजित हो गई, तो दो श्वसनी में विभाजित हो जाती है। दायां श्वसनी दाएं फेफड़े में जाता है। ये जो दायां श्वसनी है, ये वाला, ये किस में जाता है, दायां फेफड़े में जाता है। यहाँ पर फेफड़ा होता है, यहाँ पर इस तरीके से फेफड़ा होता है, ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पे फेफड़ा होता है। तो ये वाली जो श्वसनी है ये दाएं फेफड़े में और ये बाएं फेफड़े में जाती है, बाईं श्वसनी। ये श्वसनी आगे छोटे छोटे ट्यूब्स में विभाजित होती है और श्वसनिकाएं बनाते हैं जो हवा को एल्वेलाई तक ले जाते हैं। एल्वेलाई मतलब कोपिका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं आपको पूरा फिगर बताता हूँ, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये श्वसनी है, श्वसनी के अंदर फिर क्या है, कोपिकाएं होती है, ठीक है। ये श्वसनी आगे छोटे छोटे ट्यूब्स में विभाजित होकर श्वसनिका बनाते हैं जो हवा को एल्वेलाई तक ले जाते हैं, कोपिका तक ले जाते हैं। क्लियर? चलो, फेफड़े और कोपिका। फेफड़े दो बड़े स्पंजी अंग होते हैं जिनमें लाखों छोटे छोटे कोपिका होती है। अब देखो ये जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी कोपिकाएं होती है, लाखों कोपिकाएं होती है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का होता है, ये कोपिका होते हैं, ये गुब्बारे जैसी होती हैं। कोपिका जो होती है वो पतली झिल्लियों से बने गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। जो गैसेस का आदान प्रदान होता है भैया, ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए, हमारे ब्लड को चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, तो ये यहाँ पर ही होता है, कोपिकाओं में ही होता है गैसेस का एक्सचेंज। कोपिका के चारों ओर केशिकाएं होती हैं। अब ये आपको दिख रहा है, ये जो कोपिका है इसके चारों ओर आपको ये देखो, ये नीली कलर और लाल कलर की आपको केशिकाएं नजर आ रही होगी। तो ये कोपिका के चारों ओर केशिकाएं होती है, कैपिलरीज होती हैं जो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इनका काम क्या होता है, रक्त में तो भैया ऑक्सीजन पहुंचाओ, चलो, है ना, और शरीर के अंदर तक पहुंचाओ उस रक्त को, ठीक है। और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करती है, बाहर निकालती है। किनका काम होता है, कोपिका के चारों ओर जो केशिकाएं होती हैं उनका काम होता है ये सारी चीज़ें करना। चलो, डायफ्राम, श्वसन में सहायक अंग। अब जो डायफ्राम होता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये डायफ्राम, ये क्या करता है, इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का, ठीक है। तो डायफ्राम क्या करता है, ये एक गुंबद के आकार की पेशी होती है जो फेफड़ों के नीचे स्थित होती है। गुंबद के आकार का मतलब इस तरीके का, इस तरीके की क्या होती है, ये पेशी होती है जो क्या करता है, जो फेफड़ा है आपके, वो फेफड़े के नीचे यहाँ पर स्थित होती है। ये संकुचित और फैलकर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। चलो, वहन क्या है, अब पढ़ेंगे हम क्या, सर्कुलेशन, वहन। अभी तक हमने क्या बोला, श्वसन के बारे में पढ़ लिया पूरा, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे वहन के बारे में। अब अभी तक देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक अपन ने पाचन तंत्र पढ़ लिया, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि आप जो भी भोजन ले रहे हो उसको पचाना, उसको पचाने के बाद में बस उसका काम पचाना होता है और अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो बाहर निकल जाता है, वो आगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आता है श्वसन। श्वसन हमने की। श्वसन क्यों की भैया? क्योंकि हमने जो भी भोजन लिया है तो उससे हमारे को क्या करना है, उससे ऊर्जा बनानी है। तो भोजन से जब ऊर्जाएं बनाई जाती है तो वो श्वसन के थ्रू बनाई जाती है। चलो, अब तक ऊर्जा बन चुकी है, अब क्या करना है? अब ऊर्जा बन गई हमारी, अब उस ऊर्जा को सारे अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। जो भी हमारे शरीर के विभिन्न भाग होते हैं वहाँ तक उन ऊर्जा को पहुंचाना, उन पोषक तत्वों को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है। वो कैसे ले जाया जाएगा? वो ले जाया जाएगा किसी ना किसी के थ्रू, वो ले जाया जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में अब पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहन क्या है भैया? वहन है सर्कुलेशन। वहन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाया जाता है। ये प्रक्रिया रक्त परिसंचरण प्रणाली सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि उसके अंदर कौन कौन आता है? उस प्रणाली के अंदर हृदय आता है, रक्त आता है, रक्त वाहिकाएं आती हैं। इन सबसे मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। रक्त एक तरह से दौड़ता है सब जगह, ठीक है। हृदय क्या करता है? हृदय उसको पंप करता है रक्त को दौड़वाने के लिए, रक्त को एक तरह से भेजने के लिए, रक्त को, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि पाइप है। अब पाइप में पानी का फ्लो होगा जब मशीन चलाओगे, पंप करोगे, तभी तो होगा। ऐसे थोड़ी ना कि पाइप लगा दिया आपने और हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो एक तरह से जब आप उसको पंप करोगे तभी पानी फ्लो होगा, पानी निकलेगा उसके अंदर से। ऐसे ही एक तरह से रक्त जो है, और रक्त वाहिका एक तरह से पाइप मान लो, ये पाइप है, इसमें रक्त दौड़ता है और रक्त को दौड़ाने का काम कौन करता है? हृदय करता है। हृदय क्या है? एक तरह से पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है, ठीक है। चलो, तो अभी इसको पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, सबसे पहले लसिका के बारे में पढ़ लेते हैं। लसिका क्या होता है? रक्त तो होता है, लसिका के बारे में पढ़ते हैं। लसिका लिम्फ होती है। लसिका एक रंगहीन हल्का पीला तरल पदार्थ, जैसे रक्त होता है ना, वैसे ही लसिका होती है, ठीक है, लिम्फ होती है। ये रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, हल्का पीला कलर का होता है, तरल पदार्थ होता है, जो शरीर में टिश्यूज़ जो होते हैं, उत्तक जो होते हैं, और रक्त के बीच पोषक तत्व, गैसों और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान में ये क्या करता है? मदद करता है। ये लसिका तंत्र जो होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसको मजबूत बनाने में मदद करता है, ये याद रखना। तो जो लिम्फ होती है, जो हमारी लसिका होती है, वो एक तरह से प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, इम्यून सिस्टम, इसको मजबूत बनाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है भाई? जो शरीर में उत्तक और रक्त के बीच पोषक तत्व, गैसों और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान में भी ये मदद करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो निकलेंगे, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जिसमें नाइट्रोजन होगी, वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनके आदान प्रदान में, गैसेस के आदान प्रदान में, ठीक है, पोषक तत्व के आदान प्रदान में, इनमें वो क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये ब्लड के साथ में ही रहता है लसिका। चलो नेक्स्ट, मानव में वहन तंत्र। मनुष्यों में वहन तंत्र मुख्य रूप से रक्त परिसंचरण पर निर्भर करता है। ये प्रणाली निम्नलिखित अंगों से मिलकर बनी होती है। जो मानव होते हैं उसमें जो ये वहन तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो एक तरह से रक्त परिसंचरण पर निर्भर करता है, ब्लड सर्कुलेशन पर निर्भर करता है। और ये प्रणाली निम्नलिखित अंगों से मिलकर बनी होती है। ब्लड सर्कुलेशन, तो देखो ये हृदय होता है सबसे मेन। हृदय के लिए मैंने आपको बताया था, ये क्या है? पेशीय अंग है, ठीक है, जो रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है? पंप करता है। इसको हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, ये पंप करने का काम करता है। चलो, ये 4 कक्षों में विभाजित होता है। जो हृदय होता है ना, ये 4 कक्ष होते हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से? अभी हम देखेंगे भी सही। एक होता है दायां आलिंद, एक होता है बायां आलिंद, एक होता है दायां नीले, और एक होता है बायां नीले, ठीक है। इस तरीके के 4 कक्ष होते हैं यहाँ पर। अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। चलो, तो रक्त संवहन में कार्यरत द्रव। अब रक्त जो होता है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है हृदय के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं रक्त के बारे में, और फिर पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं के बारे में, ठीक है। रक्त जो होता है वो क्या करता है? संवहन में कार्यरत। जो द्रव होता है ये एक तरह से द्रव है, तो रक्त ही घूमता है सब जगह। तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने का कार्य यहाँ पर क्या करता है। ये मुख्य रूप से 4 घटकों से बना होता है। कौन कौन सी? रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसीज, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा होता है, और प्लेटलेट्स होता है। लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है,
जो आरबीसीज होती है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग होता है। लाल रक्त कोशिका आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ये कलर इसका रेड दिखता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ये क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको देती है, प्रदान करती है। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड के अंदर, जो रक्त होता है उसके अंदर प्लाज्मा होता है, ये क्या करता है, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ले जाएगा कौन, प्लाज्मा ले जाएगा। पोषक तत्व हुए, हार्मोन हुए, इनको ले जाने का काम प्लाज्मा करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, आरबीसीज करती है, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनी सिस्टम है वो कौन प्रोवाइड करता है आपको, श्वेत रक्त, डब्ल्यूबीसीज होती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स कहते हैं ना, प्लेटलेट्स कम नहीं होनी चाहिए, प्लेटलेट्स आपकी सही रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि रक्त का थक्का जो है वो प्लेटलेट्स ही बनाती है। ब्लड क्लोटिंग जो होती है, रक्त का थक्का जमना, तो वो आपकी प्लेटलेट्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके कहीं कट लग गया मान के चलिए और आपका खून बह रहा है, कुछ टाइम बाद में वो खून बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो बहता ही रहेगा, ठीक है। तो रक्त का थक्का जम जाता है और वो खून बंद हो जाता है। सोचिए आपके चोट लग जाए और खून ही खून निकल जाए, आपके शरीर में जितना भी खून है ना सब बाहर निकल जाए, ऐसा होता है कभी, नहीं होता है, ठीक है। पूरा खून नहीं निकलता है, कुछ देर बाद में क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का यहाँ पर बंद हो जाता है, बन जाता है। तो किसकी वजह से होता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। अगर आपकी प्लेटलेट्स कभी कम हो जाए बाय चांस, तो फिर रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, रक्त वाहिकाएं। कौन कौन सी रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं मतलब आप ये समझो पाइप है एक तरह से, ठीक है। तो रक्त परिवहन की नलिकाएं होती है, ठीक है। तो रक्त पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ही संचारित होता है, जो 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनियाँ, इनके थ्रू हमारा रक्त जाता है, ठीक है, फ्लो होता है। शिराएं होती हैं और केशिकाएं होती हैं। क्या होता है धमनियाँ, शिराएं और केशिकाएं, क्या डिफरेंस होता है इनमें। जो धमनियाँ होती है ये रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों भागों तक ले जाती है। यहाँ पर आप देखो, ये एक तरह से क्या है, ये हमारा हृदय है, ठीक है। ये एक तरह से ये परिसंचरण तंत्र है, ये फेफड़े हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हृदय है और ये शरीर के अंग है। अब ये जो फेफड़े हैं, ठीक है, ये हमारा हृदय है। तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाती है, वो ले जाती है हमारी धमनियाँ। तो आप देखो यहाँ पर ये आपको दिख रही है मुख्य धमनी, ठीक है, ये धमनियाँ होती हैं। तो ये क्या करती है, ये जो हृदय है, हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है, किसको, रक्त को, ठीक है। तो शरीर से शरीर की सॉरी हृदय से शरीर के अंगों तक जो रक्त जाएगा वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है धमनियों के थ्रू। इनकी दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं। इनकी जो दीवारें, क्योंकि देखो शरीर के अंगों तक पहुंचाना है, तो इनकी दीवारें क्या होती है, वो मोटी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी एरोटा होती है। मुख्य धमनी होती है, महाधमनी होती है, ठीक है। वो सबसे लंबी यहाँ पर धमनी होती है, महाधमनी। नेक्स्ट, शिराएं। शिराएं क्या होती है, शिराएं ये रक्त को शरीर से हृदय तक वापस लाती है। अब देखो, शरीर से हृदय तक वापस लाने वाली, उसको हम बोलते हैं शिराएं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हृदय से शरीर की तरफ, तो ये किसके थ्रू जा रहा है, ये जा रहा है धमनी के थ्रू। और शरीर से हृदय के तरफ रक्त आ रहा है, ये आ रहा है शिराएं के थ्रू, मुख्य शिराएं के थ्रू, ठीक है। तो ये होती है शिराएं। इनमें वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। अब इसके अंदर जो शिराएं होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। सोचिए, शरीर से वापस कहाँ जा रहा है हमारा रक्त, हृदय के अंदर जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि हृदय से मतलब शरीर के अंदर जा रहा है हृदय यहाँ से और वापस पीछे की तरफ आ जाए, नहीं, बैक नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं वॉल्व। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल होता है, जिससे कि वापस बैक नहीं जाता है, रक्त जो होता है विपरीत दिशा में नहीं बह सकता है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, वेना कावा कहलाती है। जो सबसे मोटी शिरा होती है, सबसे बड़ी शिरा जो होती है वो कौन सी होती है, वेना कावा, ठीक है। चलो, केशिकाएं, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, केशिकाएं क्या होती है, ये धमनियों और शिराओं को जोड़ने वाली पतली रक्तवाहिकाएं होती हैं, जो हमारी धमनियाँ होती है और जो शिराएं होती हैं इनको जोड़ती है कौन, केशिकाएं जोड़ती है। ये कोशिका और ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ ग्रहण करती है। अब ये जो केशिकाएं होती है, ये कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देती है। जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करने का काम कौन करती है, ये केशिकाएं करती है, कैपिलरीज करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी नहीं है, और अपशिष्ट जो पदार्थ हैं वो भी हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो उनको ये ग्रहण करती है, उनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये दोनों काम किसके, केशिकाएं के। ऑक्सीजन को देना एक तरह से, ठीक है, ऑक्सीजन को और पोषक तत्व देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ये ले जाती है। ये कौन करती है, ये केशिकाएं। और
हृदय से शरीर के अंगों तक जो रक्त पहुंचाती है वो कौन पहुंचाती है? धमनियाँ। और शरीर के अंगों से हृदय तक वो रक्त पहुंचाती है शिराएं। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो महाधमनी होती है एरोटा, और सबसे बड़ी शिरा जो होती है वो वेना कावा होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? चलिए अभी इसके प्रोसेस को समझेंगे कैसे क्या चलता है। नेक्स्ट, तो अभी हमने देखा लसिका और रक्त। लसिका और रक्त में अंतर क्या होता है? देखो दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक तरह से फ्लूइड होते हैं, ठीक है, द्रव होते हैं। लसिका जो होता है ये पीला रंग का, रंगहीन होता है, हल्का पीला होता है, रंगहीन होता है। रक्त का कलर लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि रक्त के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन आरबीसीज हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से क्या होता है? हमारा रक्त का कलर लाल कलर का होता है। कोशिकाएं, लसिका के अंदर केवल श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, डब्ल्यूबीसीज, जबकि रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स सब पाई जाती है, हमने देखा था अभी। कार्य, प्रतिरक्षा को बढ़ाना, वसा, अवशोषण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। जो कार्य है लसिका के, वो क्या करता है? हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाती है ना। वसा का अवशोषण करती है, जो फैट है उसको अवशोषित करती है, और अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालती है। ब्लड क्या करता है? ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ठीक है, सब जगह भेजता है, सभी अंगों तक पहुंचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। प्रवाह, लसिका जो होता है उसका प्रवाह धीमा होता है, लेकिन ब्लड जो होता है वो तेजी से गति करता है। धमनियाँ और शिराएं, लसिका जो होती है केवल लसिका वाहिकाओं के थ्रू ही जाता है, ठीक है, फ्लो होता है, जबकि रक्त जो होता है वो धमनियाँ और शिराएं, अभी हमने पढ़ा था, दोनों के थ्रू क्या होता है? रक्त बहता है। पंप करने वाला अंग कौन सा है? लसिका को कोई अंग पंप नहीं करता है, ठीक है, जबकि ब्लड जो होता है, रक्त होता है, उसको हृदय द्वारा संचालित किया जाता है, हृदय द्वारा पंप किया जाता है। ठीक है, चलो, तो मानव में रक्त परिसंचरण जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ह्यूमन के अंदर, वो कैसे होता है इसको समझते हैं। तो देखो, जो मनुष्य है उसके अंदर द्विसंचारी परिसंचरण होता है, जिसका अर्थ है कि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। तो देखो, ये जो हृदय है ना, ये हृदय से ये रक्त 2 बार गुजरेगा। कैसे सर 2 बार कैसे गुजरेगा? एक तो होता है देखो फुफ्फुसी परिसंचरण, और एक होता है प्रणाली परिसंचरण। ठीक है, फुफ्फुसी परिसंचरण में क्या होता है? हृदय और फेफड़ों के बीच होता है, ये हृदय और फेफड़ों के बीच, ये दिख रहा है आपको फेफड़े, ये दिख रहा है आपको हृदय। तो हृदय और फेफड़ों के बीच में क्या होता है? एक तरह से सर्कुलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण। ठीक है, और प्रणाली परिसंचरण क्या होता है? ये हृदय और शरीर के अन्य भागों के बीच होता है, ये हृदय और ये शरीर के अंग, इनके बीच में जो होगा सर्कुलेशन, परिसंचरण, उसको हम बोलते हैं प्रणाली परिसंचरण। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? फुफ्फुसी परिसंचरण के अंदर तो 2 बार देखो, रक्त जो है वो हृदय से कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो 2 बार जा रहा है हृदय से होकर। तो दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में भेजता है। ठीक है, देखो यहाँ पर समझना, ये जो है हमारा दायां निलय कौन सा है? ये क्या करता है? दायां निलय ऑक्सीजन रहित, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में भेजता है। देखो ये रहा, इसको समझना बहुत ध्यान से। ये जो दायां निलय है ये क्या करेगा? ये फेफड़े में, ये यहाँ से यहाँ से जा रहा है, देखो ये दायां निलय से ये फेफड़ों की तरफ, ये दिख रहा है आपको, ये फेफड़ों की तरफ जा रहा है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रहित, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रहित, ये दायां निलय क्या करता है? ऑक्सीजन रहित ब्लड को फेफड़ों में भेजता है। फिर फेफड़े क्या करते हैं भैया? फेफड़े उस रक्त में ऑक्सीजन भरते हैं कि ले भैया ऑक्सीजन। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं ना, तो सांस में क्या है? सांस में ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक तरह से जब हम श्वसन करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो फेफड़े के थ्रू, फेफड़े जो है वो उस रक्त के अंदर, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को भरते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो बाहर निकालते हैं। फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है तो उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं आलिंद में लौटता है। अब जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, ठीक है, रक्त, वो किस में जाएगा? यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है, चलो भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, अब ये किस में जा रहा है? ये जा रहा है आपके बाएं आलिंद में, ये बाएं आलिंद में गया, अब बाएं आलिंद में लौटता है। अब क्या होगा? बाएं आलिंद में आने के बाद में बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। बायां आलिंद से बाएं कहाँ पर आ रहा है? बायां निलय में। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वॉल होता है, अभी हम वॉल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से वॉल होते हैं।
तो ये यहाँ पर वॉल होता है और बाएं आलिन से किस में आएगा, बाएं नीले में आएगा। और बाएं नीले से क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजा जाता है। बाएं नीले से क्या कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को किस में धमनी के थ्रू किस में भेजा जा रहा है, पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं उसमें भेजा जा रहा है। अब शरीर की केशिकाएं, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, इस रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। जो शरीर के अंग हैं उनमें कोशिकाएं जो है, शरीर में जो कोशिकाएं हैं, इस रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो है उनको तो ले लेती है, और ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिन में वापस लौटता है। और जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो क्या करती है, दाएं आलिन में, यहाँ से देखो आप, अब शरीर के अंगों में पहुंच गई। और जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे दाएं आलिन में। फिर दाएं आलिन से दाएं नीले में, फिर दाएं नीले से वापस से फेफड़े की तरफ। फिर फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन भरता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। फिर ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारा किस में जाता है, बाएं आलिन में। बाएं आलिन से बाएं नीले में, बाएं नीले से फिर शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी अंग हैं। और फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस से आ जाती है और वो दाएं आलिन में। इस तरीके पूरा प्रोसेस हमारा सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, इसलिए इसको हम परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। चलो, तो इसमें हम पढ़ेंगे हृदय का मेन काम है। हृदय क्या कर रहा है भैया, हृदय मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो रक्त संचार, ब्लड को सर्कुलेट को बनाए रखने का कार्य करता है। ये एक पेशी पंप की तरह काम करता है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। हृदय प्रतिदिन लगभग 7,000 लीटर रक्त पंप करता है। सोचिए 7,000 लीटर किसे कहते हैं, इतना रक्त को वो पंप कर देता है। और ये 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, ठीक है। चलो, तो देखो फिर भी नहीं थक रहा है और हम पढ़ाई करते करते थक जाते, बताओ। चलो, हृदय की संरचना, तो हृदय की संरचना को समझते। तो हृदय आकार में शंक्वाकार, कोन शेप्ड और मुट्ठी के बराबर होता है। ये आप देख रहे हो, ये हृदय जो होता है ना, ये थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ रहता है। हमेशा डायग्राम बनाओ ना तो बेटा इसको बाईं ओर झुका के रखना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप सीधा बना दो, नहीं, ये बाईं ओर झुका हुआ रहता है। ये बाईं ओर झुका हुआ होता है और फेफड़ों के बीच छाती के केंद्र में स्थित होता है। हृदय की दीवारें मजबूत पेशियों से बनी होती है जो अनैच्छिक रूप से कार्य यहाँ पर करती है। जो हृदय की दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मसल्स होती हैं उनसे बनी हुई होती है, और अनैच्छिक रूप से इन हृदय ऐसा नहीं है कि यार इस इच्छा के अनुसार आप इसको बोलोगे जब ये काम करेगा, नहीं, इनवॉलेंट्री होता है, ये अनैच्छिक होता है ना। ये अपने हिसाब से पूरा अपने हिसाब से काम करता है। ऐसा नहीं कि आपके बोलने पर ये चीज़ें करेगा, नहीं, आपके बोलने पर अगर ये चीज़ें करता होता तो फिर बात ही कुछ और होती, ठीक है। आप यहीं रहते ही नहीं अभी, क्लियर है बात। तो ये सारी चीज़ें होती है। चलो नेक्स्ट, तो हृदय के कक्ष के बारे में हमने भी पढ़ा था। तो हृदय के कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। एक तो होता है दायां आलिन, एक होता है बायां आलिन, एक होता है दायां निलय और एक होता है बायां निलय। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हृदय, ये हृदय को आप देखोगे तो ये दायां आलिन है, दायां निलय, बायां आलिन और बायां निलय, ठीक है। दायां आलिन क्या करता है, ये शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त ग्रहण करता है। दायां आलिंद का काम क्या है, ये दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद क्या करता है, ये शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को क्या करता है, लेता है, ग्रहण करता है, ठीक है। ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन जिसके अंदर नहीं है, ठीक है, उसको लेगा। ये देखो ये शरीर के अंग है, इससे कहाँ पर जा रहा है, ये ऑक्सीजन रहित ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो जा रहा है हमारे दायां आलिन में। दाएं आलिन से ये दायां नीले में आएगी और दायां नीले से निकल के फेफड़े की तरफ जाएगी, है ना। उसके बाद में क्या होता है, जो बायां नीलंद है ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, और ये बायां आलिंद क्या करता है, ये फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्राप्त कर रहा है। दायां नीले क्या करेगा, दायां नीले फेफड़े में भेजेगा। तो दायां नीले ये रक्त को फेफड़ों में भेजता है, और बायां नीले क्या करता है, ये फेफड़े से शरीर के अंगों में भेजता है। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। बायां निलय जो है, कौन सा, बायां निलय, ये वाला निलय सबसे मोटी पेशी वाला कक्ष होता है। क्यों, देखो इसका कारण है, क्योंकि ये पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, इसलिए ये सबसे मोटी पेशी होती है इसकी। तो सबसे मोटी पेशी वाला कक्ष होता है क्योंकि इससे पूरे शरीर में रक्त को पंप करना होता है बाएं नीले। क्लियर है। चलिए अब हृदय के वॉल को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से वॉल होते हैं यहाँ पर। तो देखो हृदय में रक्त प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखने के लिए 4 वॉल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। पीछे बैक फ्लो नहीं करे, पीछे की तरफ विपरीत दिशा में नहीं आए रक्त, तो इसके लिए वॉल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन से वॉल होते हैं इनको पढ़ लेते हैं। तो एक तो होता है त्रिवल्वी कपाट,
ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जिसे हम कहते हैं। एक होता है द्विवल्वी कपाट, कपाट बोलते हैं वॉल को, महाधमनी कपाट और फुफ्फुसी कपाट। क्या होता है त्रिवल्वी कपाट, कहाँ पर होता है? ये होता है हमारा जो दायां आलिंद और दायां निलय है। ये देखो, ये दायां आलिंद और दायां निलय है, इनके बीच में यहाँ पर होता है ये वाला वॉल्व, त्रिवल्वी कपाट, याद रखना। द्विवल्वी कपाट कहाँ पर होता है? ये बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। ये जो बायां आलिंद है और बाएं निलय है, इनके बीच में हमारा क्या होता है? ये वाला कपाट होता है द्विवल्वी कपाट, बाइकस्पिड। ये पूछ लिया जाता है, याद रखना। एक होता है महाधमनी कपाट। महाधमनी कपाट कहाँ पर होता है? ये जो बायां निलय है और महाधमनी के बीच में होता है, ठीक है, जो अरोटा होती है, ठीक है, उसके बीच में। तो ये बायां निलय है और उसके बाद में यहाँ पर होगा ये वाला कपाट। और फुफ्फुसी कपाट कहाँ पर है? फुफ्फुसी कपाट होता है ये दाएं निलय और फुफ्फुसी धमनी के बीच में। देखो, ये फुफ्फुसी धमनी है और ये दायां हमारा कहाँ पर है? दायां निलय, यहाँ से इस तरफ जाएगा। तो दायां निलय और फुफ्फुसी धमनी के बीच में यहाँ की तरफ, यहाँ पर ये वाला कपाट होता है। तो ये वॉल्व जो होते हैं रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करने में मदद करते हैं, ताकि रक्त को वापस बहने से ये रोक ले। ठीक है, चलिए आगे। हृदय की कार्यप्रणाली अब समझते हैं, हृदय कैसे कार्य करता है। तो हृदय एक पंप की तरह काम करता है, जो शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त पहुंचाता है और अवांछित कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। अब देखो, हृदय जो है वो क्या करता है भाई? शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन को तो पहुंचाएगा और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को पहुंचाता है, और जो अवांछित पदार्थ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको क्या कर देता है? ये हटा देता है, ठीक है, उनको खींच लेता है। रक्त संचारण प्रक्रिया कैसे होती है? ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो शरीर से वेना कावा द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। अब पूरी प्रोसेस को समझते कैसे क्या है, एक सेकेंड। हाँ, ऑक्सीजन रहित रक्त जो है ना, ऑक्सीजन रहित रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, वो शरीर से वेना कावा द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दायां आलिंद कौन सा है? ये रहा, ठीक है। तो वेना कावा के थ्रू, ये यहाँ से देखो ये जा रहा है ना, तो ये वेना कावा है, इस वेना कावा के थ्रू दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा कौन सा वाला रक्त? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। फिर क्या करता है ये रक्त? त्रिवल्वी कपाट, मैंने आपको बताया था, दाएं आलिंद और दायां निलय के बीच में कौन सा कपाट होता है? त्रिवल्वी कपाट। ये उससे होते हुए दाएं निलय में जाता है, ये उससे होते हुए किस में जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। अब दाएं निलय से फिर निकल रहा है और फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़े में। दाएं निलय इस रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेजा जाता है, जहां रक्त में ऑक्सीजन भर जाता है। जहां पर क्या होता है? उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या होगा भैया? चलो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अब जो हमारे पास में ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो किस में जाएगा? बाएं आलिंद में। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा, ये जो फुफ्फुसीय शिरा होती है उसके थ्रू बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, तो ये बाएं आलिंद में आएगा। फिर ये रक्त द्विवल्वी कपाट, अब ये रक्त जो बाएं आलिंद में आने के बाद में यहाँ पर बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर होता है एक कपाट, एक वॉल होता है द्विवल्वी कपाट, उससे होते हुए बाएं निलय में जाता है। किस में जाएगा? बाएं निलय में। और फिर बाएं निलय से शरीर के अंगों तक, किसके थ्रू? धमनी के थ्रू। बाएं निलय इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी जो एरोटा होती है इसके थ्रू पूरे शरीर में यहाँ पर भेजा जाता है। ये प्रक्रिया हृदय के संकुचन और प्रसार द्वारा नियंत्रित होती है। संकुचन मीन्स इसको संकुचित, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, जो आपका हृदय है वो पंप करता है, तो एक तरह से संकुचन करता है और प्रसार करता है, संकुचन करता है, प्रसार करता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। चलो, अब पादपों में परिवहन किस तरीके से होता है? अब हमने देखो ब्लड हमारा किस तरीके से सर्कुलेट होता है, परिसंचरण करता है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर ब्लड वहन करता है, इसको हमने यहाँ पर सीखा। रक्त कैसे हमारा सब जगह पर, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं वहाँ तक रक्त कैसे पहुँचेगा और हमारे को एनर्जी कैसे मिलेगी, हमारे को ऊर्जा कैसे मिलेगी, ठीक है, वो कैसे पहुँचेगा, वो हमने यहाँ तक अभी तक देखा है। अब एक क्वेश्चन मन में आ रहा है कि यार पादपों में फिर ये कैसी चीज़ें होती है, ये परिवहन कैसे होगा पादपों में? पादपों में भी तो ये सारी चीज़ें होती होगी, प्लांट जो होते हैं उसके अंदर। तो पादपों में परिवहन होता है। पौधों में पानी, खनिज पदार्थ और भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन आवश्यक होता है। जो पौधे हैं उसके अंदर जो पानी है, खनिज पदार्थ जो मिनरल्स हैं, जो भोजन है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन आवश्यक यहाँ पर होता है पौधों में भी, जिससे वे विकसित और जीवित रह सके। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया जाइलम और फ्लोएम द्वारा की जाती है, याद रखना। जाइलम और फ्लोएम ये उत्तक होते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर ये प्रक्रिया की जाती है परिवहन। तो जाइलम का काम क्या है?
क्या है, जाइलम जो होता है वो जल और खनिज परिवहन तंत्र, ठीक है। जाइलम का काम होता है जल को और खनिजों को, इनको परिवहन करवाना, ठीक है। तो जाइलम पौधों के उत्तकों का एक जटिल तंत्र है जो मूल से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। जो क्या करता है, जो रूट होती है, ठीक है, जो मूल होती है, जो रूट होती है, रूट मीन्स जो आपकी जड़ें होती है, उनसे पत्तियों तक जल और खनिज को पहुंचाता है। कौन? जाइलम, ठीक है। तो जाइलम द्वारा जल परिवहन की प्रक्रिया समझते हैं। देखो सबसे पहले रूट्स एब्जॉर्प्शन, मूल विलेयता। पौधे की जड़ें मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित करती है। जो जड़ है उसके अंदर जो पौधे हैं, जो पौधे की जड़ है उनसे क्या करता है, मिट्टी से, पौधे की जड़ें जो होती है वो मिट्टी से क्या करती है, जल को लेती है, और जो खनिज है मिट्टी के अंदर उनको क्या करती है, एब्जॉर्व करती है, उनको अवशोषित करती है। सबसे पहला काम यही होता है, रूट एब्जॉर्व करती है। फिर उसके बाद में कैशिकत्व, कैपिलरी क्या करती है, एक्शन करती है। जाइलम वाहिकाएं जो होती है वो पतली नलियों के समान होती है, जाइलम में वाहिकाएं होती है, ठीक है, जो केशिकत्व के कारण जल को ऊपर खींचती है, ठीक है। अब ऊपर खींचती कैसे हैं इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सामूहिक बल, जल अणु आपस में जुड़े रहते हैं और वाहिकाओं की दीवारों से भी चिपके रहते हैं जिससे जल ऊपर बढ़ता है, ठीक है। जो जल अणु हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और जो वाहिकाएं होती है उनकी दीवारों पे भी चिपके हुए रहते हैं, और जिससे जल ऊपर बढ़ता है। जल ऊपर कैसे होता है पता है, जल ऊपर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर खिंचाव होता है, एक वाष्पोर्जन खिंचाव जिसे कहते हैं। पत्तियों से जल के वाष्पित होता है, जब पत्तियां होती है पत्तियों के ऊपर भी क्या होता है, जल होता है, ठीक है, मॉइस्चर होता है। तो वहां पर जब जल वाष्पित होता है तो उसके कारण क्या होता है, जब वो जल वाष्पित होता है ना तो वहां पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वहां पर खिंचाव उत्पन्न होता है और जड़ से जल को ऊपर खींचने में वो मदद करता है, ठीक है। सोचिए आप इस चीज को। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, जाइलम केवल एक दिशा में जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जल और खनिज जो होते हैं वो एक ही दिशा में लेता है, ऊपर की तरफ। ग्रेविटी जो होती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बल लगता है, ट्रांसपीरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, भोज्य पदार्थ परिवहन तंत्र। फ्लोएम बोलते हैं भोज्य पदार्थ परिवहन तंत्र। फ्लोएम जो होता है वो भोज्य पदार्थों को परिवहन करता है। फ्लोएम एक जटिल उत्तक टिश्यू है जो पौधों में पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन को जड़, तना, फूल और फलों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब फ्लोएम क्या करेगा भैया, फ्लोएम पत्तियों से सारे को, जितने भी हैं, जैसे जड़ है, तना है, फूल है, फल है, यहाँ तक यह क्या करेगा, पहुँचाएगा, ठीक है, ग्लूकोज को। तो फ्लोएम द्वारा भोजन परिवहन की प्रक्रिया, स्रोत से लोडिंग। सबसे पहले क्या करता है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करती है, ठीक है। पूरी आपको भी पता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो पत्तियों पे होती है, पत्तियों पे ही हमारा पूरा खाना बनता है। तो ग्लूकोज का निर्माण करती है और फ्लोएम में प्रवेश करती है, पहला काम। दबाव प्रवणता, पत्तियों में उच्च दाब और जड़ों में निम्न दाब के कारण भोजन फ्लोएम में प्रवाहित होता है। जो पत्तियां हैं उसके अंदर क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है, उच्च दाब होता है, और जड़ जो होती है उसके अंदर कम दाब उत्पन्न होता है, उसके कारण भोजन जो है फ्लोएम में प्रवाहित होता है। गंतव्य पर निर्वहन, अनलोडिंग, भोजन पौधे के उन हिस्सों में पहुंचता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, जैसे जड़ हुआ, तना हुआ, फल हुआ, बीज हुआ, वहां पर भोजन पहुंचाया जाता है। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि भाई फ्लोएम जो है वो दोनों दिशाओं में भोजन का परिवहन कर सकता है, जबकि जाइलम एक ही दिशा में करता है। फ्लोएम क्या है, जो भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता था, जल और लवण इनका परिवहन करता था। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम जो है वो क्या करता है, जल और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन और कार्बोहाइड्रेट का परिवहन। परिवहन की दिशा क्या होती है, जाइलम जो होता है वो एक ही, केवल जड़ से पत्तियों तक एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो द्विदिशीय होता है, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में जा सकता है। कोशिकाएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है, यहाँ पर ट्रैकिट्स, वाहिकाएं, सारी कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं। फ्लोएम जो होती है यहाँ पर सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर, ये कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं जीवित मृत, ट्रैकिट्स और वाहिकाएं मृत होती है, साइव ट्यूब्स और सहयोगी कोशिकाएं जीवित होती है। बल जो होता है वो कौन सा लगता है, जाइलम में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है, और फ्लोएम में दबाव प्रवणता, प्रेशर फ्लो होता है। अतिरिक्त कार्य, पौधे को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, और फ्लोएम भोजन को स्टोर करता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है यहाँ पर क्या, कि पौधों में जल और खनिजों का परिवहन जाइलम द्वारा, भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो जल और खनिजों का परिवहन है वो जाइलम द्वारा, और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा किया जाता है। जाइलम एक दिशीय होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है द्विदिशीय होता है।
ये दोनों उत्तक पौधों की वृद्धि और पोषण और अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो अब देखो यहाँ तक अभी तक हमने ये देखा कि जो परिवहन है ना, ब्लड को, रक्त को सारे अंगों तक पहुँचा दिया गया है, सारे अंगों तक ऊर्जा हमारी पहुँच चुकी है। अब क्या होगा भैया, चलो ऊर्जा पहुँच चुकी है, अब क्या होगा, अब जितनी भी हमारे अंदर वेस्टेज होती है, वेस्टेज मतलब होता है कि अब ब्लड पहुंच चुका है, अब ब्लड के अंदर जो वेस्टेज है उसको कैसे निकाला जाएगा, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको कैसे निकाला जाएगा हमारे शरीर को, तो वो उत्सर्जन तंत्र के थ्रू निकाला जाता है। तो उत्सर्जन मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि यदि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी पानी है, ये अगर जमा हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, विषैले हो जाएंगे, टॉक्सिक हो सकते हैं और शरीर के अंगों को यहाँ पर नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो होते हैं जैसे यूरिया हुआ, उसमें नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो इनका निकलना हमारा क्या होता है, ज़रूरी होता है अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर। अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो ये कुछ टाइम बाद में विषैले हो सकते हैं और विषैले होने की वजह से हमारे अंगों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसके लिए उत्सर्जन के लिए मानव उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, ये करता है एक तरह से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य। तो मानव शरीर में विभिन्न अंग अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो गुर्दे होते हैं, वृक्क जो होता है, किडनी, इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो किडनी के बारे में अभी पढ़ेंगे हम। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, एक तो है वृक्क, किडनी, मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर और मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। जो वृक्क है, जो किडनी होती है, वो क्या करती है, रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। देखो यहाँ पर इस फिगर में देख रहे होंगे, ये उत्सर्जन तंत्र है। तो किडनी जो होती है वो दो होती है, ये देखो आपको ये दिख रही ना, बीन शेप होता है इसका, सोयाबीन आपने देखा होगा, उस टाइप का शेप होता है इसका, उस टाइप का आकार होता है। तो ये बीन शेप होती है। तो इसकी जो आकृति है वो इस तरीके की है और यहाँ पर दो किडनी होती है। देखा होगा आपने, किडनी बेच के आईफोन लेना, एक किडनी बेच दे, है ना, दूसरी किडनी तो चलेगी। तो ये दो किडनी वाली चीज़ है, दो किडनियाँ होती। तो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में यहाँ पर क्या करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, चलो वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र पहुँचने वाली नलियाँ वो होती है मूत्रवाहिनी। अब देखो आपको यहाँ पर मूत्रवाहिनी दिख रही होगी। अब ये इसके अंदर क्या होगा, रक्त फिल्टर होगा। ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या करेगा, उसको मूत्र के रूप से बाहर निकालती है। तो ये जो मूत्रवाहिनी है, ये जो हमारी एक तरह से किडनी है, जो वृक्क है, इस वृक्क से हमारा क्या होता है, कनेक्टेड होता है मूत्रवाहिनी। ये आपको ट्यूब दिख रही है एक तरह से, नलिका। ठीक है, इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये है हमारी क्या, मूत्रवाहिनी। और ये मूत्रवाहिनी कहाँ पर कनेक्टेड होती है, ये होती है हमारे मूत्राशय पे कनेक्टेड। तो ये मूत्रवाहिनी है। तो वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र पहुँचने वाली नली होती है। जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है, वहाँ से मूत्राशय तक पहुँचने वाली जो नली होती है उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्राशय, अब मूत्राशय क्या होता है, मूत्र को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला थैलीनुमा, ये आपको दिख रहा है, ये है एक तरह से क्या है, ये है मूत्राशय। और मूत्राशय के यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मूत्र मार्ग है। और मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने वाली जो नली होती है उसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्लियर है बात। तो ये सारे अंग एक तरह से मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। इनके थ्रू ये पार्टिसिपेट करते हैं, इनके थ्रू ही हमारा जो वेस्टेज है वो बाहर निकलता है। चलो, तो वृक्क की संरचना कैसी होती है, जो किडनी होती है वो किस प्रकार की होती है, कैसे दिखती है, चलो इसको देखते हैं। तो जो किडनी है वो देखो इस तरीके की होती है, मैंने आपको बताया था बीन शेप। सोया का आपने देखा होगा, सोयाबीन कैसा होता है, इस तरीके का। तो बीन शेप आकार की होती है। और जो किडनी होती है, हमेशा ध्यान रखना कहाँ पर होती है, ये होती है पीछे की साइड में। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर होती है दोनों किडनी। तो मनुष्य के शरीर में दो वृक्क होते हैं जो पीठ की और कमर के पास स्थित होती है, यहाँ पर होती है। प्रत्येक वृक्क गहरे लाल रंग और बीन्स के आकार का, ये लाल कलर का ऐसे होता है ना, और बीन्स के आकार का होता है। वृक्क की संरचना की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक है, देखो नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वक्काणु। ठीक है, तो वृक्क की संरचना की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जो होती है
इस वृक्क के अंदर जो ये किडनी होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लाखों में नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे। नेफ्रॉन क्या करते हैं, वही छानने का काम करते हैं, जो अभी हमने देखा ना किडनी छानने का काम करती है। तो किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं वो रक्त को छानने और मूत्र बनाने का कार्य ये नेफ्रॉन ही करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो किडनी के अंदर जो कार्यात्मक इकाई होती है, सबसे वृक्क की जो संरचना की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन ही होती है। ठीक है, और लाखों में नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर। चलो, नेफ्रॉन का क्या कार्य है, रक्त को छानना और उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकालना, फिल्टर करने का काम है एक तरह से रक्त को। जल और आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करती है ये, और मूत्र का निर्माण और उसको संग्रह भी ये करती है। चलो, तो नेफ्रॉन हमने देखा, तो नेफ्रॉन की अब देख लेते हैं नेफ्रॉन होता कैसे है भैया, नेफ्रॉन किस प्रकार का होता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन जो होती है वो उत्सर्जन की कार्यात्मक इकाई है ना। तो ये देखो आपको ये नेफ्रॉन दिख रहा है, ये ऐसे नेफ्रॉन कहीं होते हैं, नेफ्रॉन वहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होता है, लाखों में नेफ्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है इसके अंदर ये जो ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी कोशिका का गुच्छा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या होता है, ये कोशिका का गुच्छा होता है। ये क्या करता है, ये रक्त को छानने का कार्य करता है। इसके अंदर रक्त जाएगा और ये रक्त को क्या करेगा, छानेगा। ठीक है, चलो, अब इस नेफ्रॉन के ये जो कोशिका है, एक सेकेंड, अब ये जो कोशिका है, इस कोशिका के यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट जो पीला कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन संपुट जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन संपुट। ये बोमेन संपुट क्या करता है, ये ग्लोमेरुलस जो है आपका कोशिका का गुच्छा, ये जो कोशिका का गुच्छा था जहाँ पर रक्त क्या होता है, छनता है, रक्त फिल्टर होता है, उसको ये क्या करता है, उसको घेर के रखता है और छानने की प्रक्रिया में ये क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। फिर उसके बाद में आपको दिख रहा होगा गुच्छेदार नलिकाएं। ठीक है, ये आपको नलिकाएं दिख रही है, ये वाली सारी नलिकाएं, ये होती है गुच्छेदार नलिकाएं। ये क्या करती है, छने हुए पदार्थों का पुनः अवशोषण यहाँ पर करती है। देखो यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये वाली नलिका है। ठीक है, ये चारों ओर लेप्टी हुई है ये एक तरह से क्या करती है, ये जो आपका छना हुआ पदार्थ है उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी आगे जाके उसके अंदर भी ऐसा लगता है कि यार उसके अंदर भी प्रोटीन हो सकता है, तो ये वापस उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और संग्राहक नलिका बचा हुआ मूत्र एकत्र करती है और इसे मूत्रवाहिनी में भेजती है। और संग्राहक नलिका क्या होती है, ये वाली जो नलिका दिख रही है आपको पीली वाली, ये संग्राहक नली है, और ये किस में जाती है, ये सीधी मूत्रवाहिनी में चल जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा किसका होता है, ये नेफ्रॉन का वक्काणु का एक तरह से संरचना होती है। चलो, तो मानव उत्सर्जन तंत्र की प्रणाली, तो सबसे पहले क्या होता है भैया, निस्यंदन होता है, फिल्टर होता है। तो गुर्दों में क्या होता है, जो हमारा वृक्क है उसमें रक्त का छानते हैं, रक्त कहाँ पर छनता है, नेफ्रॉन के अंदर। तो ये प्रक्रिया नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में होती है, छनने का काम होता है। फिर रक्त में मौजूद यूरिया, अतिरिक्त पानी, लवण, यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको छानकर नेफ्रॉन में भेजा जाता है। फिर क्या होता है, अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण, उपयोगी पदार्थों को वापस ले लिया जाता है। छने हुए द्रव में से आवश्यक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पानी और लवणों को वापस रक्त में अवशोषित किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, अब इसके अंदर छन गई, अब छाने हुए में जो ये छना हुआ पदार्थ है उसके अंदर वापस उसको पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, पानी है, लवण है, जो कि शरीर के लिए आवश्यक है। तो इनको वापस से क्या कर लिया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और ये कार्य नेफ्रॉन की गुच्छेदार नलिकाओं में होता है। फिर मूत्र का निर्माण और निष्कासन, बचा हुआ द्रव अब अपशिष्ट के रूप में मूत्र कहलाता है, और ये मूत्र संग्राहक नली से मूत्रवाहिनी में भेजा जाता है और फिर मूत्राशय में संग्रहित हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस चलता है। चलिए नेक्स्ट, जब मूत्राशय भर जाता है तो मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखो, अगर आपकी मान के चलिए किडनी खराब हो गई, फिर क्या होगा, फिर क्या ऑप्शन है आपके पास में, फिर आपका ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो तो निकलना ज़रूरी है शरीर से, नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर नहीं निकलेगा तो उससे दूसरे अंग आपके खराब हो जाएंगे। तो अगर इसको निकालना है, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए हमारे पास में क्या होती है, एक आर्टिफिशियल किडनी होती है, कृत्रिम वृक्क होता है।
ठीक है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जिनकी किडनी खराब हो जाती है, तो उसके लिए फिर कृत्रिम वृक होती है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं वो। तो कृत्रिम वृक जो होता है एक चिकित्सकीय उपकरण है जिसका उपयोग वृक की विफलता से पीड़ित रोगियों के रक्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यह डायलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से रक्त से विषैले पदार्थ, अतिरिक्त पानी और लवणों को निकालने का कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति के गुर्दे सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं तो शरीर में यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और ऐसे मामलों में कृत्रिम वृक्क का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। तो समझेंगे अभी डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस एक ऐसी चिकित्सीय प्रक्रिया है जो गुर्दों के कार्य को कृत्रिम रूप से पूरा करती है और रक्त को साफ करने में मदद करती है। और ये डायलिसिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हीमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या होता है हीमोडायलिसिस के अंदर? रक्त बाहर निकाला जाता है। देखते हैं, देखो हीमोडायलिसिस क्या होता है, रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया है। इसमें एक मशीन और कृत्रिम झिल्ली का उपयोग किया जाता है, डायलाइजर का यूज़ किया जाता है जो गुर्दे के समान कार्य करता है। रक्त को शरीर से बाहर निकालकर डायलाइजर नामक एक विशेष फिल्टर से गुजारा जाता है। ये फिल्टर रक्त से अपशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त लवण और पानी को निकालकर साफ रक्त को पुनः शरीर में भेजता है। ये प्रक्रिया सप्ताह में 2-3 बार की जाती है और प्रत्येक सत्र 3-5 घंटे तक चलता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको क्या है, एक तरह से इसकी किडनी खराब है तो इसका डायलिसिस किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देख रहा है, ये है हमारा हीमोडायलाइजर। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके अंदर एक द्रव होता है, ठीक है, अपोहन द्रव जिसे हम कहते हैं। वो द्रव के अंदर, वो द्रव ऐसा होता है उसके अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता, और जो हमारा ये ब्लड यहाँ से निकल रहा है, जो रक्त निकल रहा है, उसको इसके अंदर, इस मशीन के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये द्रव तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसके अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, लेकिन इस रक्त के अंदर क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। अब इस रक्त के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो इस द्रव में मिल जाते हैं, और द्रव में मिलने की वजह से वो द्रव में मिल के द्रव बाहर निकल जाता है वो, और जो आपका प्योर क्या है, हमारा प्योर जो आपका ब्लड है ना, जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ अब नहीं रहे, वो वापस इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको वापस आपके शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो एक तरह से इस मशीन के अंदर क्या होता है, अपोहन द्रव होता है जो बहुत, एक तरह से उसके अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, चलो, हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। धमनियों से रक्त निकाला जाता है, डायलाइज़र में रक्त को फिल्टर किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया डायलाइज़र, ये रहा डायलाइज़र, इसके अंदर द्रव होता है, एक लिक्विड होता है। फिल्टर किए गए रक्त को शरीर में वापस भेज दिया जाता है। फ़ायदा इसका यही है कि रक्त को जल्दी और प्रभावी तरीके से साफ करता है। नुकसान ये है कि भैया ये प्रक्रिया महंगी और समय लेने वाली होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर ही, रक्त बाहर नहीं निकालते, जैसा कि अभी हुआ था उसमें रक्त बाहर था, शरीर के अंदर रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये प्रक्रिया शरीर के अंदर पेट की झिल्ली का उपयोग करके की जाती है। एक विशेष द्रव जो होता है उसको पेट की गुहा में डाला जाता है, जो विषैले पदार्थों और अतिरिक्त पानी को सोख लेता है, वहीं पे अंदर ही सोख लेगा वो विषैले पदार्थ हैं, पानी। कुछ समय बाद इस द्रव को शरीर से निकाल दिया जाता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये प्रक्रिया घर पर की जा सकती है और कम खर्चीली होती है। नुकसान भी है इसका, भैया इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो द्रव जो है वो अंदर जाता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उससे इन्फेक्शन हो जाए। कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कृत्रिम वृक्क उन रोगियों के लिए आवश्यक होता है जिनके गुर्दे पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि फिल्टर की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, नहीं तो अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो के आपके जो भी अंग है उनको खराब कर सकते हैं। तो ये स्थिति गुर्दे की विफलता या अंतिम चरण की गुर्दा बीमारी में देखी जाती है। गुर्दे की जो विफलता के प्रमुख कारण हैं, जो वृक्क होता है उसको गुर्दा बोलते हैं, तो गुर्दे की विफलता के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, किसी को डायबिटीज़ हो, ठीक है, शुगर जिसे कहते हैं हम, उच्च रक्तचाप जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो, किसी को बीपी हो, गुर्दे की पथरी किसी को हो, गुर्दे में संक्रमण हो, गुर्दे की सूजन हो, तो इन सबको क्या हो सकती है, एक तरह से उनके जो वृक्क है, जो उनका गुर्दा है वो ख़राब हो सकता है, चांसेस होते हैं। यदि गुर्दे पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, तो डायलिसिस भी मदद ना करे, तो गुर्दा का प्रत्यारोपण, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर डायलिसिस भी नहीं चलेगा पूरी तरीके से। अगर आपकी क्या होगी, एक तरह से काम करना ही बंद कर दिया आपके गुर्दों ने, तो फिर वहाँ पर गुर्दे का प्रत्यारोपण किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है।
चलो नेक्स्ट है वृक्क प्रत्यारोपण। कैसे होता है किडनी का ट्रांसप्लांट? तो देखो ये एक स्थायी समाधान है, ठीक है, टेम्पररी नहीं है ये। तो यदि किसी व्यक्ति के दोनों गुर्दे काम करना बंद कर दे तो गुर्दा प्रत्यारोपण सबसे अच्छा विकल्प होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का वृक्क रोगी के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। ये एक नया वृक्क शरीर में सामान्य रूप से काम करने लगता है और रोगी को आजीवन प्रतिरक्षा दबाने वाली दवाएं लेनी पड़ती है। वृक्क दान करने वाला व्यक्ति कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है, जैसे माता पिता, भाई बहन या कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फायदा यही है कि रोगी को डायलिसिस से मुक्ति मिल जाती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। नुकसान क्या है? नुकसान है कि वृक्क मिलने में समय लग सकता है, जरूरी थोड़ी ना मिल जाए, और प्रत्यारोपण के बाद दवाइयाँ आजीवन लेनी पड़ती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। चलो पादपों में उत्सर्जन। अब देखो ये उत्सर्जन जो होती है, उत्सर्जन की क्रिया, जो अपशिष्ट, उत्सर्जन मीन्स होता है अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। तो अपशिष्ट जो पदार्थ है वो क्या हमारे शरीर में, जो मनुष्य में होता है ना, क्या पादपों में नहीं होती ये सारी चीज़ें? पादपों में भी होती है। तो देखो पादपों में अपशिष्ट कैसे निकलता है उसको समझते हैं। तो पादपों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये प्रक्रिया मानव और अन्य जंतुओं की तरह जटिल नहीं होती। पादप अपने जीवन काल में कई जैविक और रासायनिक क्रियाएं करते हैं जिनमें से कुछ के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? जैसे ऑक्सीजन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, श्वसन के दौरान निकलती है। अतिरिक्त पानी निकल रहा है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता है। गोंद है, रेजिन है, टैनिक एसिड है, लेटेक्स है, अल्कोलाइड है, अन्य रासायनिक अपशिष्ट ये भी होते हैं। ठीक है, चलिए। तो पादपों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, कैसे निकलती है भैया? तो देखो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है भैया, पौधे जो है उसमें पानी जो होता है, पत्तियों पे जो पानी होता है वो रंध्र के थ्रू जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो पौधे अपना अतिरिक्त पानी जो है वो पत्तियों के रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा, उसके माध्यम से जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है और ये पादपों को ठंडा रखने में भी मदद करती है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से उत्सर्जन हो रहा है। ऐसी गैसीय अपशिष्टों का निष्कासन भी होता है। क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक तरह से उत्सर्जन हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और श्वसन के दौरान वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये गैसों का निष्कासन मुख्य रूप से स्टोमेटा जो होता है, रंध्र होता है, लेंटिसल्स तने में छोटे छिद्र होते हैं और मूल रोम के माध्यम से यहाँ पर होता है। गोंद और रेजिन के रूप में अपशिष्टों का निष्कासन। कुछ पेड़ जैसे आम हुआ, साल है, चीड़ है, गोंद है, रेजिन है, ये निकालते हैं और ये पदार्थ पौधों के पुराने उत्तकों में एकत्र होकर जमा हो जाते हैं और कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। पत्तियां झड़ती है, आपने देखा होगा, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसकी पत्तियां झड़ रही है, तो वो भी एक तरह से उत्सर्जन ही है। पौधे अपने विषैले और अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों, छाल और फूलों में स्टोर कर लेते हैं। जब ये भाग झड़ जाते हैं तो उनके साथ ही ये अपशिष्ट पदार्थ भी पौधे से बाहर निकल जाते हैं। राल और टैनिक एसिड का उत्सर्जन। कुछ पौधे टैनिक एसिड को बाहर निकालते हैं और उनके अंदरूनी उत्तकों में जमा होता रहता है। उदाहरण जैसे टीक है, चाय है, इनके पौधे। लेटेक्स के रूप में अपशिष्ट निष्कासन। कुछ पौधे जैसे रबर है, पपीता है, आक है, लेटेक्स, दूधिया रस जो होता है ना, आपने देखा होगा, उसके रूप में भी अपशिष्ट निकालते हैं। लेटेक्स का उपयोग रबर, गोंद और दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। नमक और अन्य रसायनों का भी निष्कासन होता है, पौधे करते हैं। जो समुद्री पौधे होते हैं, जिसको मैंग्रोव पौधे जैसे, अतिरिक्त लवणों को अपने पत्तों पे जमा कर लेते हैं और बाद में इन्हें गिरा देते हैं। ऐसी जड़ों द्वारा निष्कासन। जड़ में भी एक तरह से ये क्या करते हैं, अपना वेस्टेज छोड़ते हैं। कुछ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिससे आसपास के अन्य पौधों पर प्रभाव भी पड़ सकता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई पादपों में भी उत्सर्जन होता है, उसकी प्रक्रिया सरल और प्रभावी होती है। वे अपने अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों, छाल, गोंद, रेजिन, लेटेक्स और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसीय अपशिष्ट रंध्रों और लेंटिसल्स द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। कुछ पौधे अपने अपशिष्टों को मिट्टी में छोड़कर अन्य पौधों की वृद्धि को प्रभावित भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।